गुड मॉर्निंग फ्रेंड, माई सेल्फ एमडी नूर इस्लाम। दोबारा से किताबों की दुनिया में आपका स्वागत है। आज हम लोग सुनेंगे कैश फ्लो क्वाड्रेंट का लेसन नंबर 5। आइए शुरू करते हैं। इसका टाइटल है निवेशकों के साथ स्तर। मेरे अमीर डैडी ने एक बार मुझसे पूछा था, घोड़ों पर दांव लगाने वाले और शेयर खरीदने वालों में क्या फर्क होता है। मैंने जवाब दिया, मैं नहीं जानता। उन्होंने कहा, दोनों में ज्यादा फर्क नहीं होता, इसलिए कभी शेयर मत खरीदना। तुम्हें बड़े होकर अपनी खुद की कंपनी बनाना चाहिए, जिसके लिए शेयर ब्रोकर बेचे और दूसरे खरीदे। मेरे अमीर डैडी ने कि इस बात का क्या मतलब था, ये मुझे काफी समय तक समझ में नहीं आया। जब मैं दूसरों को निवेश करना सिखाने लगा, तब कहीं जाकर मैं समझ पाया कि निवेशक कई प्रकार के होते हैं। इस अध्याय के लिए मैं जॉन वर्ले को विशेष धन्यवाद देना चाहता हूं। जॉन को रियल एस्टेट निवेश के क्षेत्र में दुनिया का सबसे प्रतिभाशाली व्यक्तियों में से एक माना जाता है। 25 साल की उम्र के बाद उन्होंने अपने पैसे का प्रयोग किए बिना 130 से ज्यादा घर खरीदे। 32 साल की उम्र तक वे आर्थिक स्वतंत्रता पा चुके थे और उन्हें दोबारा काम करने की जरूरत नहीं थी। इसलिए मेरी तरह उन्होंने भी लोगों को शिक्षित करने का निर्णय लिया। परंतु उनका ज्ञान सिर्फ रियल एस्टेट तक ही सीमित नहीं है। उन्होंने अपने कैरियर फाइनेंशियल प्लानर के रूप में शुरू किया था, इसलिए उन्हें वित्त और टैक्स की दुनिया की गहरी समझ है। साथ ही उनमें इसे स्पष्टता से समझाने की अद्भुत योग्यता भी है। उनमें यह प्रतिभा है कि वे जटिल या अमूर्त विचारों को इतना आसान बना देते हैं कि वे सबकी समझ में आ जाए। लोगों को सिखाते समय उन्होंने निवेशकों को 6 श्रेणियों में बांटा। वर्गीकरण का आधार यह है कि निवेश में वे कितने परिष्कृत हैं और उनके व्यक्तित्व के गुणों में क्या अंतर है। मैंने उनकी श्रेणियों को संशोधित और विस्तृत किया है तथा एक 7वीं श्रेणी को भी शामिल किया है। निवेशकों की दुनिया के बारे में दूसरों को सिखाने में कैश फ्लो क्वाड्रेंट के साथ ही उनके श्रेणी विभाजन की विधि ने भी मेरी काफी मदद की है। जब आप विभिन्न स्तरों के बारे में पढ़ेंगे तो शायद आप हर स्तर पर अपने परिचित लोगों को पहचान लेंगे। सीखने का वैकल्पिक अभ्यास। हर स्तर के अंत में मैंने खाली स्थान छोड़ा है जहां आप उस व्यक्ति या व्यक्तियों के नाम लिख सकते हैं जो आपके हिसाब से उस स्तर पर हो। जब आपको किसी स्तर के बारे में पढ़ते समय लगे कि आप खुद उस स्तर पर हैं, तो वहां आप अपना नाम लिख सकते हैं। जैसा मैंने कहा, यह सिर्फ एक वैकल्पिक अभ्यास है। इसका उद्देश्य विभिन्न स्तरों के बारे में आपको समझ को बढ़ाना है। इसका लक्ष्य किसी प्रकार से आपके मित्रों को नीचा दिखाना व अपमानित करना नहीं है। धन का विषय राजनीतिक, धर्म और सेक्स की तरह ही संवेदनशील होता है। इसलिए मैं ये सुझाव देना चाहूंगा कि आप अपने व्यक्तिगत विचारों को व्यक्तिगत ही रहने दें, उन्हें सार्वजनिक रूप से व्यक्त ना करें। हर स्तर के अंत में खाली स्थान सिर्फ इसलिए दिया गया है ताकि आप अच्छी तरह से सीख सकें। यह आप पर निर्भर करता है, आप इसका प्रयोग करना चाहते हैं या नहीं। अपनी निवेश की कक्षाओं की शुरुआत में मैं अक्सर इस सूची का प्रयोग करता हूं। इससे सीखने में बहुत मदद मिलती है। इससे बहुत से विद्यार्थियों को स्पष्टता से ये समझ में आ जाता है कि वे वर्तमान में किस स्तर पर हैं और वे भविष्य में किस स्तर पर पहुंचना चाहते हैं। मैं इसका प्रयोग काफी समय से कर रहा हूं और मैंने जॉन की अनुमति से उनकी विधि में थोड़ा बहुत संशोधन कर लिया है ताकि मैं अपने अनुभवों का प्रयोग कर सकूं। कृपया 7 स्तरों को सावधानी से पढ़ें। निवेशकों के 7 स्तर। स्तर 0, जिनके पास निवेश करने के लिए कुछ नहीं है। इन लोगों के पास निवेश करने के लिए धन नहीं होता। वे जितना कमाते हैं उतना खर्च कर देते हैं। कई बार तो वे अपनी आमदनी से भी अधिक खर्च कर देते हैं। इस श्रेणी में वे तथाकथित अमीर लोग भी आते हैं जिनका खर्च उनकी आमदनी के बराबर या उससे अधिक आता है। दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है, 50% वयस्क इसी श्रेणी में आते हैं। स्तर 1, कर्ज लेने वाले। ये लोग उधार लेकर अपनी वित्तीय समस्याएं सुलझाते हैं। अक्सर वे उधार लिए धन से निवेश भी करते हैं। उनका वित्तीय नियोजन इस तरह होता है कि वे पीटर से उधार लेकर पॉल की उधारी चुकाते हैं। धन के क्षेत्र में वे शुतुरमुर्ग की तरह रेत में सिर घुसा लेते हैं और ये आशा तथा प्रार्थना करते हैं कि सब कुछ सही हो जाएगा। हालांकि उनके पास कुछ संपत्तियां हो सकती है, परंतु हकीकत यह है कि उन पर बहुत ज्यादा कर्ज होता है। अधिकांश मामलों में वे धन और खर्च की आदतों के बारे में सचेत नहीं होते। उनकी हर मूल्यवान वस्तु के साथ कर्ज जुड़ा होता है।
वे भावना में बहकर क्रेडिट कार्ड का अंधाधुंध प्रयोग करते हैं। जब क्रेडिट कार्ड का कर्ज ज्यादा हो जाता है तो वे इस कर्ज को दीर्घकालीन होम इक्विटी लोन में बदल लेते हैं ताकि उनका क्रेडिट कार्ड का हिसाब चुकता हो जाए और वे दोबारा खर्च कर सकें। अगर उनके मकान का मूल्य बढ़ जाता है तो वे इक्विटी पर दोबारा कर्ज ले लेते हैं या फिर एक ज्यादा बड़ा और महंगा मकान खरीद लेते हैं। वे मानते हैं कि रियल एस्टेट का मूल्य हमेशा बढ़ता है। अभी कुछ नहीं, आसान मासिक किस्तों में जैसे वाक्य उन्हें हमेशा आकर्षित करते हैं। इन शब्दों के जाल में फंसकर वे अक्सर अवमूल्यन वाले खिलौने खरीदते हैं जैसे नाव, स्विमिंग पूल, छुट्टियां और कार। वे इन खिलौनों को संपत्ति मानते हैं और जब वे कर्ज लेने के लिए बैंक में जाते हैं तो वे आश्चर्य में पड़ जाते हैं कि बैंक ने इन्हें संपत्ति क्यों नहीं माना और इनके आधार पर उन्हें कर्ज क्यों नहीं दिया। शॉपिंग करना उनका प्रिय काम है। वे ऐसी चीजें खरीदते हैं जिनकी उन्हें जरूरत नहीं होती और ऐसा करते समय वे खुद से कहते हैं, खरीद भी लो, तुम इनका आनंद लेने के हकदार हो, या तुम इतने शानदार व्यक्ति हो कि तुम्हें ये मिलना ही चाहिए, या अगर मैं अभी से नहीं खरीदूंगा तो हो सकता है मुझे दोबारा इतनी सस्ती ना मिले, या ये सेल में रखिए, या मैं अपने बच्चों को वो सब देना चाहता हूं जो मुझे नहीं मिला। वे सोचते हैं कि कर्ज को लंबे समय तक चलाते रहना स्मार्ट तरीका है। वे हमेशा खुद को बहलाते रहते हैं कि वे ज्यादा कड़ी मेहनत करेंगे और किसी दिन अपना सारा कर्ज उतार देंगे। वे जितना भी कमाते हैं उतना खर्च कर देते हैं, बल्कि कई बार तो उससे भी ज्यादा। उन्हें उपभोक्ता कहा जाता है। दुकानदार और कार बेचने वाले इन लोगों से प्रेम करते हैं। जब उनके पास पैसा होता है तो वे इसे तत्काल खर्च कर देते हैं। जब उनके पास पैसा नहीं होता तो वे उधार ले लेते हैं। अगर उनसे पूछा जाए कि उनकी समस्या क्या है तो वे कहेंगे कि उनकी आमदनी कम है। वे सोचते हैं ज्यादा पैसा आने से उनकी समस्याएं सुलझ जाएंगी। चाहे वे कितना ही ज्यादा कमाते हों, वे कर्ज में गहराई तक डूबे रहते हैं। उनमें से अधिकांश को यह एहसास ही नहीं होता कि आज वे जितना धन कमा रहे हैं वो आंकड़ा पहले उन्हें बहुत बड़ी रकम या सपने की तरह लगता था, परंतु आज जब उन्होंने अपने सपने की आमदनी हासिल कर ली है फिर भी यह पर्याप्त नहीं है। ये वह नहीं देख पाते कि समस्या उनकी आमदनी या इसका अभाव नहीं है, बल्कि धन संबंधी उनकी आदतें हैं। कुछ लोग अंततः गहराई में विश्वास करने लगते हैं कि उनकी स्थिति निराशाजनक है और वे हार मान लेते हैं। इसलिए वे अपने सिर को कर्ज के दलदल में अधिक गहराई तक धंसा लेते हैं और वही चीजें दोहराते रहते हैं। उधार लेने, सामान खरीदने और खर्च करने की आदतों पर उनका कतई नियंत्रण नहीं होता। जिस तरह भुक्कड़ आदमी उदास होने पर लगातार खाता है, उसी तरह ये लोग उदास होने पर लगातार खर्च करते हैं। वे खर्च करते हैं, उदास होते हैं तथा इसके बाद और ज्यादा खर्च करते हैं। अक्सर धन को लेकर उनकी अपने प्रियजनों से बहस होती रहती है। वे इस या उस चीज को खरीदने की अपनी आवश्यकता को तर्कपूर्ण साबित करने की कोशिश करते हैं। वे अपनी आर्थिक हालत को पूरी तरह से नजरअंदाज करते रहते हैं और अभिनय करते हैं कि किसी दिन उनके धन संबंधी समस्याएं जादू से गायब हो जाएंगी या उनके पास हमेशा मनचाही चीजों पर खर्च करने के लिए पर्याप्त धन रहेगा। हो सकता है इस स्तर का निवेशक अमीर दिखे, हो सकता है उसके पास बड़े घर और चमचमाती कारें हों, परंतु अगर आप गहराई से जांच करेंगे तो आप पाएंगे कि वे उधार लेकर सामान खरीदते हैं। हो सकता है वे बहुत सा धन कमाते हों, परंतु वास्तविकता में वे वित्तीय बर्बादी से सिर्फ एक व्यावसायिक दुर्घटना की दूरी पर होते हैं। मेरी क्लास में एक बार एक पूर्व बिजनेस मालिक ने भाग लिया। वो जमकर कमाओ, जमकर खर्च करो के जीवन दर्शन पर चलता था। वर्षों तक उसके पास आभूषणों की दुकान का एक समृद्ध चेन थी, परंतु अर्थव्यवस्था में अचानक मंदी आई और उसका बिजनेस एक झटके में गायब हो गया। बहरहाल उसके कर्ज गायब नहीं हुए, 6 महीने से भी कम समय में उसके कर्ज ने उसे निगल लिया। वह मेरी क्लास में नए जवाबों की तलाश में आया था, परंतु वह यह बात मानना तो दूर, इस पर विचार करने को भी तैयार नहीं था कि वो और उसकी पत्नी स्तर 1 के निवेशक थे। वह बी क्वाड्रेंट से आया था और यह आई क्वाड्रेंट में अमीर बनने के सपने देख रहा था। वह इस विचार को जकड़े हुए था। चूंकि वह सफल बिजनेसमैन था, इसलिए वो उन्हीं फार्मूलों का इस्तेमाल करके निवेश की दुनिया में वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त कर सकता था। वो उस व्यक्ति का आदर्श उदाहरण है जो यह मानता है कि बिजनेसमैन होने के कारण वह आसानी से निवेश की दुनिया में सफल हो सकता है, परंतु यह सही नहीं है, क्योंकि बिजनेस और निवेश के नियम एक से नहीं होते। जब तक ये निवेशक बदलना न चाहें, उनका वित्तीय भविष्य अंधकारमय है, बशर्ते वे किसी अमीर व्यक्ति से विवाह न कर ले जो इन आदतों को झेलने को तैयार हो।
स्तर नंबर 2, बचत करने वाले। ये लोग नियमित रूप से धन की छोटी मात्रा आमतौर पर जमा करते हैं। उनका धन किसी कम जोखिम और कम ब्याज वाले साधन में जमा होता है, जैसे मनी मार्केट, चेकिंग अकाउंट, बचत खाता या सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। अगर उनका कोई व्यक्तिगत रिटायरमेंट खाता होता है तो वो बैंक में होता है या फिर म्यूचुअल फंड कैश अकाउंट में। प्रायः वे निवेश करने के बजाय बड़ा सामान खरीदने के लिए बचत करते हैं, उदाहरण के लिए नया टीवी, कार, छुट्टियां मनाने आदि। वे नकद भुगतान करने में विश्वास करते हैं। वे उधारी और कर्ज से डरते हैं, इसके बजाय वे बैंक में धन जमा होने की सुरक्षा को ज्यादा पसंद करते हैं। हालांकि वो ये बात जानते हैं कि मुद्रास्फीति और टैक्स के बाद वर्तमान आर्थिक माहौल में बचत के परिणाम नकारात्मक होते हैं। इसके बावजूद वे ज्यादा जोखिम लेने के इच्छुक नहीं होते। शायद उन्हें इस बात की जानकारी नहीं है कि अमेरिकी डॉलर 1950 से अब तक अपना 90% मूल्य गंवा चुका है और हर साल उसका मूल्य बैंक की ब्याज दर से ज्यादा तेजी से घटता जा रहा है। उनके पास अक्सर बीमा पॉलिसियां होती हैं क्योंकि उन्हें सुरक्षा की भावना से लगाव होता है। इस समूह के लोग अक्सर चवन्नियां बचाने में अपनी सबसे मूल्यवान संपत्ति यानी समय को बर्बाद कर देते हैं। वे अखबार के कूपन काटने में घंटों बिताते हैं और फिर सुपरमार्केट में लाइन में लगे लोगों को देरी कराते हैं, क्योंकि काउंटर पर पहुंचने के बाद उन्हें अपने इन बचतों के पर्स में खोजने में वक्त लगता है। चवन्नियां बचाने की कोशिश करने के बजाय वे उस समय में निवेश करना सीख सकते थे। अगर उन्होंने 1954 में जॉन टेम्पल्टन के फंड में $10,000 जमा किए होते और इसके बारे में भूल गए होते तो 1994 में उनके पास $24 लाख होते। या अगर उन्होंने 1969 में जॉर्ज सोरोस के क्वांटम फंड में $10,000 का निवेश किया होता तो 1994 में उनके पास $2.21 करोड़ होते। इसके बजाय वे कम आय वाले निवेशों जैसे बैंक की सीडी में बचत करते रहे, क्योंकि उनमें सुरक्षा की गहरी आवश्यकता थी जो डर पर आधारित होती है। आप अक्सर इन लोगों को यह कहते सुनते हैं, चवन्नी बचाने का मतलब चवन्नी कमाना है, या मैं बच्चों के लिए बचत कर रहा हूं। सच्चाई यह है, अक्सर गहरे असुरक्षा उन्हें और उनके जीवन को संचालित कर रही है। दरअसल वे अक्सर खुद को और उन लोगों को कम फायदा कराते हैं जिनके लिए वे बचत करते हैं। वे स्तर 1 के निवेशक के लगभग विपरीत होते हैं। पैसे बचाना कृषि युग में एक अच्छा विचार था, परंतु जब हम औद्योगिक युग में दाखिल हो गए तो बचत करना स्मार्ट विकल्प नहीं रह गया। यह और भी बुरा विकल्प तब बन गया जब अमेरिका ने गोल्ड स्टैंडर्ड छोड़ दिया और हम मुद्रास्फीति के युग में प्रवेश कर गए, क्योंकि सरकार तेजी से नोट छापने लगी। जो लोग मुद्रास्फीति के समय में धन बचाते हैं वे अंततः पराजित होते हैं। जाहिर है, अगर हम मुद्रा संकोचन के दौर से गुजरें तो वे विजेता बन सकते हैं, परंतु सिर्फ तभी जब छपे हुए नोट का सचमुच कोई मूल्य बचे। थोड़ी बहुत बचत करना अच्छी बात है। ये उचित है कि आपके पास 6 महीने से लेकर 1 साल तक के जीवन यापन के खर्च लायक धन बैंक में जमा हो, परंतु इससे अधिक धन बैंक में रखना ठीक बात नहीं है, क्योंकि निवेश के इससे बेहतर और सुरक्षित साधन मौजूद हैं। यह समझदारी भरी निवेश नीति नहीं है कि आप अपने धन को बैंक में रखकर सिर्फ 5% धन कमाएं, जबकि दूसरे लोग 15% या उससे ज्यादा कमा रहे हों। बहरहाल, अगर आप निवेश का अध्ययन करना ही नहीं चाहते हो और वित्तीय जोखिम को लेकर दहशत में आ जाते हो तो बचत करना निवेश करने से बेहतर विकल्प है। आप बैंक में ही अपना धन रखते हैं तो आपको इससे ज्यादा सोचना नहीं पड़ता और आपके बैंकर आपको पसंद करते हैं। वे ऐसा क्यों नहीं करेंगे? आप बचत खाते में जितना धन जमा करते हैं उसके हर डॉलर पर बैंक 10 से $20 तक कर्ज देता है। बैंक जो कर्ज देता है उस पर 19% तक ब्याज वसूलता है, परंतु बैंक आपको 5% से भी कम ब्याज देता है। हम सबको बैंकर बनना चाहिए। स्मार्ट निवेशक, इस समूह में 3 तरह के निवेशक होते हैं। इस स्तर के निवेशक निवेश करने की आवश्यकता के बारे में जागरूक होता है। ये लोग कंपनी रिटायरमेंट प्लान 401k, एसीपी, सुपर एनुशन, पेंशन आदि में भी हिस्सा ले सकते हैं। कई बार वे म्यूचुअल फंड, स्टॉक्स, बॉन्ड या सीमित साझेदारियों में बाहरी निवेश भी कर सकते हैं। आमतौर पर वे बुद्धिमान और सुशिक्षित होते हैं। वे इस देश के 2/3 लोग होते हैं जिन्हें हम मध्य वर्ग के नाम से पुकारते हैं। बहरहाल, निवेश के क्षेत्र में वे अक्सर शिक्षित नहीं होते या उनमें उस चीज की कमी होती है जिसे निवेश उद्योग परिष्कार कहता है। वे कंपनी की सालाना रिपोर्ट या कंपनी के प्रोस्पेक्टस को शायद ही कभी पढ़ते हैं। वे ऐसा कैसे कर सकते हैं? उन्हें वित्तीय रिपोर्ट पढ़ने का प्रशिक्षण कभी दिया ही नहीं गया। उनमें वित्तीय साक्षरता की कमी होती है। हो सकता है उनके पास कॉलेज की बड़ी डिग्रियां हो या वे डॉक्टर या लेखापाल हो,
परंतु निवेश की जीत हार वाली दुनिया में बहुत कम लोगों को औपचारिक रूप से प्रशिक्षित या शिक्षित किया जाता है। वे इस स्तर की 3 मुख्य श्रेणियां हैं। इस स्तर के निवेशक अक्सर स्मार्ट होते हैं, जिनके पास अच्छी शिक्षा और अक्सर अच्छी आमदनी होती है। बहरहाल इनमें निम्न अंतर होते हैं। स्तर 3 है। इस स्तर के लोगों का समूह कहता है, मुझे तंग मत करो। उन्होंने खुद को विश्वास दिला दिया है वे धन के बारे में नहीं समझते हैं और कभी समझ भी नहीं पाएंगे। वे इस तरह की बातें कहते हैं, मुझ में अंकों की अच्छी योग्यता ही नहीं है, मैं कभी नहीं समझ पाऊंगा कि निवेश कैसे काम करता है। मैं बहुत व्यस्त हूं, इतना सारा कागजी काम है, यह बहुत जटिल है। निवेश करना बहुत जोखिम भरा है। मैं धन का निर्णय प्रोफेशनल्स पर छोड़ना पसंद करता हूं। यह बहुत झंझट का काम है। हमारे परिवार में निवेश का काम मेरे पति पत्नी के जिम्मे है। ये लोग या तो धन को अपने रिटायरमेंट प्लान में डालकर निठल्ला कर देते हैं या फिर वे उसे किसी वित्तीय योजनाकार को दे देते हैं जो डाइवर्सिफिकेशन की सलाह देता है। इसके बाद वे अपने वित्तीय भविष्य के बारे में कभी सोचते ही नहीं हैं। वे हर दिन कड़ी मेहनत करते हैं और खुद से कहते हैं, कम से कम मेरे पास रिटायरमेंट की योजना तो है। रिटायर होने के बाद उन्हें यह पता चल पाएगा उनके निवेश कैसे होते हैं। क्या आप स्तर 3 के निवेशक को जानते हैं? स्तर 3B दूसरा श्रेणी दोषदर्शी की है। ये लोग वे सारे कारण जानते हैं कि कोई निवेश सफल क्यों नहीं होगा। ऐसे लोगों का आसपास रहना खतरनाक है। वे अक्सर बुद्धिमान दिखते हैं, अधिकार पूर्वक बोलते हैं, अपने चुने हुए क्षेत्र में सफल होते हैं, परंतु अपने बौद्धिक मुखौटे के नीचे वे दरअसल डरपोक होते हैं। वे आपको बिल्कुल सटीक तरीके से बता सकते हैं कि जितनी तरह के निवेश हो सकते हैं उनमें आप कैसे और क्यों धोखा खाएंगे। उनमें किसी शेयर या निवेश के बारे में राय लेने के बाद जब आप लौटते हैं तो आपका बुरा हाल होता है और आप अक्सर शंका या डर से भरे होते हैं। ये लोग आमतौर पर इन शब्दों को बार बार दोहराते हैं, देखिए मैं एक बार पहले ही मूर्ख बन चुका हूं, अब वे लोग मुझे मूर्ख नहीं बना सकते। वे अक्सर नाम लेते हैं और इस तरह की बातें कहते हैं। मेरे लिंच में मेरे ब्रोकर या डिनोवेटर नाम लेने से उन्हें अपनी गहरी असुरक्षा पर पर्दा डालने में मदद मिलती है। परंतु अजीब बात यह है, यही दोषदर्शी अक्सर भेड़ की तरह बाजार का अनुसरण करते हैं। काम धंधे में वे हमेशा वित्तीय पन्ने या वॉल स्ट्रीट जर्नल पढ़ते रहते हैं। वे अखबार पढ़ते हैं और कॉफी की छुट्टी के समय सबके सामने अपना ज्ञान बढ़ाते हैं। उनकी भाषा नवीनतम निवेश शब्दावली और तकनीकी शब्दों से भरी होती है। वे हमेशा बड़े सौदों के बारे में बातें करते हैं, परंतु उनमें उनका जिक्र कभी नहीं आता। वे उन कंपनियों के शेयर की खोज में रहते हैं जिनके बारे में अखबार के पहले पन्ने पर अच्छी खबर छपी हो। अगर खबर के अनुसार शेयर लाभदायक होता है तो वे उसे खरीद लेते हैं। समस्या यह है, उन्हें देर हो चुकी है, क्योंकि अगर आपको अखबार से खबर मिलती है तो बहुत देर हो चुकी होती है। सच्चे स्मार्ट निवेशक उस खबर के छपने से बहुत पहले ही उस कंपनी के शेयर खरीद चुके होते हैं। दोषदर्शी को यह बात मालूम नहीं होती। जब बुरी खबर आती है तो वे आलोचना करते हैं और कहते हैं, मैं ये बात जानता था। वे सोचते हैं वे खेल रहे हैं, परंतु दरअसल वे मैदान से बाहर खड़े दर्शक हैं। वे खेल के मैदान में उतरना तो चाहते हैं, परंतु उनके दिल की गहराई में चोट लगने का डर होता है। उनके लिए सुरक्षा आनंद से ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। मनोचिकित्सक बताते हैं, दोषदर्शिता डर और अज्ञान का समन्वय है जिससे दंभ उत्पन्न होता है। ये लोग बाजार के बड़े उतार चढ़ाव में अक्सर देर से अंदर आते हैं। इसका कारण यह है वे भीड़ के समर्थन या सामाजिक प्रमाण का इंतजार करते हैं कि उनके निवेश का निर्णय सही है। क्योंकि वे सामाजिक प्रमाण का इंतजार करते हैं, इसलिए वे तब खरीदते हैं जब शेयर बाजार अपने चरम पर होता है और तब बेचते हैं जब शेयर बाजार लुढ़क कर गर्त में पहुंच चुका होता है। ऊंचे दामों पर शेयर खरीदने और कम दामों पर बेचने के बाद वे इसे भी धोखा खाने की संज्ञा देते हैं। वे जिस घटना से डरते हैं वो हो जाती है और बार बार होती रहती है। दोषदर्शी लोगों को अक्सर प्रोफेशनल निवेशक सुअर पिग्स कहते हैं। वे जोर जोर से चीखते रहते हैं और फिर कत्ल होने के लिए दौड़ लगाते हैं। वे ऊंचे दामों पर खरीदते हैं और कम दामों पर बेचते हैं। क्यों? क्योंकि वे बहुत ज्यादा स्मार्ट होते हैं, वे बहुत ज्यादा सावधान होते हैं। दरअसल वे स्मार्ट तो होते हैं, परंतु वे जोखिम लेने और गलतियां करने से आतंकित होते हैं। इसलिए वे ज्यादा कड़ी मेहनत करते हैं और ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश करते हैं। उन्हें जितनी ज्यादा जानकारी मिलती है उतना ही ज्यादा जोखिम दिखाई देता है, इसलिए वे और भी कड़ी मेहनत से अध्ययन करते हैं। अपनी दोषदर्शी सावधानी के कारण वे तब तक इंतजार करते हैं जब तक बहुत देर हो चुकी होती है।
वे बाजार में तब जाकर उतरते हैं जब लोग आखिरकार उनके डर पर हावी हो जाता है। वे दूसरे फिक्स के पीछे पीछे जाते हैं और कत्ल हो जाते हैं। परंतु दूरदर्शी निवेशकों की सबसे बुरी बात यह है, वे अपने आसपास के लोगों के गहरे डर का संक्रमण फैला देते हैं, जो बुद्धि के वेश में छुपा होता है। जब निवेश की बात आती है तो वे आपको बता सकते हैं कि निवेश असफल क्यों होगा, परंतु वे आपको ये नहीं बता सकते कि निवेश सफल कैसे होगा। शिक्षा, सरकार, धर्म और मीडिया की दुनिया ऐसे लोगों से भरी पड़ी है। वे गलत कामों और वित्तीय बर्बादी की खबरों को सुनना पसंद करते हैं ताकि वे उनके नमक मिर्च लगाकर संदेश फैला सके। निवेश के क्षेत्र में सचमुच सोमवार की सुबह के विशेषज्ञ होते हैं जो रविवार को वो खेल की समीक्षा करते हैं। बहरहाल वे शायद ही कभी वित्तीय सफलता के बारे में कोई अच्छी बात कहते होंगे। दूरदर्शी को गलत चीजें खोजना ज्यादा आसान लगता है। अपने ज्ञान या साहस की कमी को प्रकट करने से बचने और सुरक्षित रहने का ये उनका तरीका है। मूल दूरदर्शी प्राचीन ग्रीक दार्शनिक थे। लोग उनसे नफरत करते थे क्योंकि योग्यता और सफलता के बारे में उनका दृष्टिकोण आलोचनापूर्ण, तिरस्कार और दम्भ का था। उन्हें कुत्ते जैसे लोग कहा जाता था। स्लेनिक शब्द ग्रीक भाषा से आया है जिसका अर्थ कुत्ता होता है। जब बात धन की आती है तो कई लोग कुत्ते की तरह व्यवहार करते हैं, हालांकि वे स्मार्ट और अच्छी तरह शिक्षित हो सकते हैं। सावधान रहें, कुत्ते जैसे लोगों को अपने वित्तीय सपने कुचलने ना दें। हालांकि ये सच है कि धन की दुनिया बदमाशों, लुच्चों और ढोंगियों से भरी है, परंतु ऐसे लोग कहाँ नहीं हैं। बहुत कम धन और बहुत कम जोखिम के साथ जल्दी अमीर बनना संभव है, परंतु यह तभी संभव है जब आप इसे संभव बनाने के लिए अपनी तरफ से मेहनत करने के इच्छुक हों। इसके साथ ही आपको यह करने की भी जरूरत है कि आप अपने दिमाग को खुला रखें और दूरदर्शियों व बदमाशों दोनों से सावधान रहें। ये दोनों ही वित्तीय रूप से खतरनाक होते हैं। स्तर 3C, इस स्तर की तीसरी श्रेणी में जुआरी आते हैं। व्यावसायिक ट्रेडर्स इस समूह को पियर्स कहते हैं, परंतु जहां दूरदर्शी जरूरत से ज्यादा सावधान रहते हैं वहीं ये लोग पर्याप्त सावधान नहीं रहते। वे स्टॉक मार्केट या निवेश के किसी भी बाजार की तरफ उसी तरह देखते हैं जिस तरह वे लास वेगास के जुए के टेबल को देखते हैं। यह सिर्फ किस्मत की बात है, पासे फेंको और दुआ करो। ट्रेडिंग करते समय इस समूह के लोगों के कोई नियम या सिद्धांत नहीं होते। वे बड़े बच्चों की तरह अभिनय करते हैं और तब तक करते हैं जब तक कि जीत या हार न जाए। जीतने के बजाय उनके हारने की संभावना ज्यादा होती है। वे निवेश के रहस्य या अलादीन के चिराग की खोज में रहते हैं। वे हमेशा निवेश करने के नए और रोमांचक तरीकों की तलाश में रहते हैं। लंबे समय की मेहनत, अध्ययन और समझ के बजाय वे टिप्स या शॉर्टकट के रास्ते पर चलना पसंद करते हैं। वे निवेश के हर क्षेत्र में कूद पड़ते हैं जिसमें कमोडिटीज, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, पेनी स्टॉक, गैस एंड ऑयल इत्यादि शामिल है। वे मार्जिन्स, पुट्स, कॉल्स और ऑप्शन जैसी परिष्कृत निवेश तकनीकों का प्रयोग करना पसंद करते हैं। वे बिना ये जाने खेल के मैदान में कूद पड़ते हैं कि खिलाड़ी कौन है और नियम कौन बनाता है। ये लोग इस दुनिया के सबसे बुरे निवेशक होते हैं। वे हमेशा छक्का मारने की कोशिश में रहते हैं। आमतौर पर वे क्लीन बोल्ड हो जाते हैं। जब उनसे पूछा जाता है उनके निवेश की क्या स्थिति है तो वे हमेशा यह कहते हैं कि लगभग बराबर या थोड़े फायदे में है, जबकि सच्चाई ये होती है उन्होंने अपना धन गंवा दिया है। बहुत सा धन, अक्सर बहुत ज्यादा धन। इस किस्म के निवेशक 90% से ज्यादा बार धन गंवाते हैं। वे कभी अपने नुकसानों पर चर्चा नहीं करते। उन्हें तो यह फायदेमंद सौदा ही याद रहता है जो उन्होंने 6 साल पहले किया था। वे सोचते हैं कि वे उस सौदे में स्मार्ट थे। वे ये नहीं समझ पाते वे सिर्फ खुशकिस्मत थे। उन्हें लगता है वे सिर्फ एक बड़ा सौदा हाथ लग जाए तो उनकी राह आसान हो जाएगी। समाज इस व्यक्ति को लाइला जुआरी कहता है। गहराई में देखा जाए तो जब धन का निवेश करने की बात आती है तो ये लोग सिर्फ आलसी होते हैं। स्तर 4, दीर्घकालीन निवेशक। ये निवेशक निवेश करने की आवश्यकता के बारे में काफी जागरूक होते हैं। वे अपने खुद के निवेश का निर्णय लेने में सक्रिय भूमिका निभाते हैं। उनके वित्तीय लक्ष्य स्पष्ट होते हैं और उन लक्ष्यों तक पहुंचने के लिए उनके पास एक दीर्घकालीन योजना होती है। वे निवेश खरीदने से पहले अपनी शिक्षा में निवेश करते हैं। वे निरंतर निवेश का लाभ लेते हैं और निवेश करते समय यथासंभव टैक्स का लाभ भी ले लेते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है वे योग्य वित्तीय योजनाकारों से सलाह लेते हैं। कृपया यह समझ लें कि इस किस्म के निवेशक आमतौर पर बड़े स्तर के निवेशक नहीं होते।
बात इससे बिल्कुल अलग है। ये संदिग्ध है कि ये रियल एस्टेट, बिजनेस, कमोडिटीज या किसी अन्य रोमांचक निवेश साधन में निवेश कर रहे हों। इसके बजाय वे दीर्घकालीन नीति अपनाते हैं, जिसकी सलाह फाइडेलिटी के मैगलन फंड के पीटर लिंच या वारन बफेट जैसे निवेशक होते हैं। अगर आप अब तक दीर्घकालीन निवेशक नहीं बन पाए हैं तो जितनी जल्दी बन सके बन जाएं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है, आप एक योजना तैयार कर लें, अपने खर्च की आदतों पर नियंत्रण कर लें, अपने कर्ज और दायित्वों को कम से कम कर लें, अपनी आमदनी के भीतर खर्च करें और फिर अपनी आमदनी बढ़ा लें। यह पता लगाएं कि हर महीने कितना निवेश करने पर आपको कितने महीने तक यथार्थवादी ब्याज दर पर इतनी आमदनी होगी कि आप अपने लक्ष्यों तक पहुंच जाएंगे। आपके लक्ष्य इस तरह के होने चाहिए। आप किस उम्र में काम करना छोड़ेंगे की योजना बना रहे हैं, आपको हर महीने कितने धन की जरूरत होगी। सिर्फ एक दीर्घकालीन योजना बनाने से ही काफी लाभ होगा। यह योजना ऐसा होना चाहिए जो आपके उपभोक्ता ऋण को कम कर दे और किसी शीर्षस्थ म्यूचुअल फंड में नियमित आधार पर धन जमा करे। हम योजना पर चलकर आप दौलतमंद के रूप में रिटायर होने के राह पर कदम बढ़ाने लगते हैं, बशर्ते आप जल्दी शुरू कर दें और इस बात पर पैनी नजर रखें कि आप क्या कर रहे हैं। इस स्तर पर अपनी योजना को आसान रखें। हवा में उड़ने का ख्याल दिल में ना लाएं। परिष्कृत निवेशों को भूल जाएं। सिर्फ दमदार शेयरों और म्यूचुअल फंड में निवेश करें। अगर आप ये ना जानते हो तो जल्दी सीखें कि क्लोज एंड म्यूचुअल फंड कैसे खरीदे जाते हैं। बाजार से ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश ना करें। बीमा साधनों का प्रयोग समझदारी से और सुरक्षा के लिए करें, दौलत बढ़ाने के लिए नहीं। मूल्यवान के लिए वैनगार्ड इंडेक्स 500 फंड जैसे म्यूचुअल फंड का प्रयोग करना उचित है, जिसने अतीत में 2/3 म्यूचुअल फंडों से ज्यादा सफल प्रदर्शन किया है। 10 साल के बाद इस प्रकार का फंड आपको 90% प्रोफेशनल म्यूचुअल फंड के मैनेजरों से अधिक लाभ दे सकता है। परंतु हमेशा याद रखें, कोई भी निवेश 100% सुरक्षित नहीं होता। इंडेक्स फंड के भी अंदरूनी दुखद दोष होते हैं। बड़े सौदे का इंतजार करना छोड़ दें। छोटे सौदों से खेल के मैदान में उतरें, जैसा मेरा पहला छोटा कॉन्डो जिसमें मैंने सिर्फ कुछ डॉलरों से निवेश शुरू किया था। पहले सही या गलत होने के बारे में चिंता ना करें, बस शुरू कर दें। एक बार जब आप कुछ पैसे फंसा देंगे तो आप बहुत ज्यादा सीखेंगे, परंतु पहले सिर्फ थोड़ा पैसा ही फंसाएं। धन को यह मालूम है कि बुद्धि को तेजी से कैसे बढ़ाया जा सकता है। डर और झिझक आपको पीछे रोके रहते हैं। आप हमेशा एक बड़े खेल में ऊपर जा सकते हैं, परंतु आप कभी समय और शिक्षा के उस नुकसान की भरपाई नहीं कर सकते जो आपने सही काम करने या बड़ा सौदा करने के इंतजार में किया है। याद रखें, छोटे सौदे अक्सर बड़े सौदे तक ले जाते हैं, परंतु उसके लिए आपको शुरुआत करना होगी। इंतजार ना करें, आज ही शुरू कर दें। अपने क्रेडिट कार्ड कम कर दें, विलासिता के खिलौनों से मुक्ति पाए और एक अच्छे नो लोड म्यूचुअल फंड को फोन करें। हालांकि वास्तव में नो लोड फंड जैसी कोई चीज नहीं होती। अपने प्रियजनों के साथ बैठकर एक योजना तैयार करें, किसी वित्तीय योजनाकार से मिलें या लाइब्रेरी में जाकर वित्तीय नियोजन के बारे में पढ़ें और निवेश के कुछ धन अलग रखना शुरू करें, चाहे वो $50 प्रति माह ही हो। आप जितना ज्यादा इंतजार करेंगे, आप अपनी सबसे बहुमूल्य संपत्तियों में से एक को उतना ही अधिक बर्बाद करेंगे। समय की अमूर्त और अनमोल संपत्ति। एक रोमांच टिप्पणी, अमेरिका के अधिकांश मिलियनेयर स्तर 4 से ही आते हैं। द मिलियनेयर नेक्स्ट डोर पुस्तक में औसत मिलियनेयरों का वर्णन करते हुए बताया गया है कि वे फोर्ड टॉरस कार चलाते हैं, किसी कंपनी के मालिक होते हैं और अपनी आमदनी से कम खर्च करते हैं। वे निवेश का अध्ययन करते हैं या मार्गदर्शन लेते हैं। उनके पास एक योजना होती है और वे लंबे समय के लिए निवेश करते हैं। जब निवेश की बात आती है तो वे कोई हवाई, खतरनाक या सेक्सी काम नहीं करते हैं। वे सच्चे रूढ़िवादी होते हैं और उनकी अच्छी तरह संतुलित वित्तीय आदतें लंबे समय में उन्हें अमीर और सफल बनाती है। जो लोग जोखिम लेना पसंद नहीं करते और निवेश के विषय पर अध्ययन करने में बहुत सा समय बर्बाद करने के बजाय अपने व्यवसाय, नौकरी या कैरियर पर ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं, वे अगर समृद्ध जीवन जीना चाहते हैं तो उनके लिए स्तर 4 अनिवार्य है। इन लोगों के लिए वित्तीय योजनाकारों की सलाह लेना और भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। वे निवेश रणनीतिक बनाने में आपकी मदद कर सकते हैं और दीर्घकालीन निवेश पैटर्न के साथ सही मार्ग पर आपकी शुरुआत करा सकते हैं। इस स्तर का निवेशक धैर्यवान होता है और समय के लाभ का उपयोग। अगर आप जल्दी शुरू करते हैं और नियमित रूप से निवेश करते हैं
तो आप बहुत दौलत इकट्ठी कर सकते हैं। अगर आप जीवन में देर से शुरू करते हैं, यानी 45 साल से अधिक उम्र में, तो हो सकता है यह स्तर उतना सफल ना हो, खासकर इस समय और 2010 के बीच। परिष्कृत निवेशक, ये निवेशक अधिक आक्रामक या खतरनाक निवेश रणनीतियां खोजने का जोखिम मोल ले सकता है। क्यों? क्योंकि उनकी धन संबंधित आदतें अच्छी हैं, अपने धन की ठोस नींव होती है और वे निवेश में निपुण भी होते हैं। वे इस खेल में नए नहीं होते, उनके पास केंद्रित होते हैं, ना कि विभक्त। नियमित रूप से जीतने का उनका एक लंबा रिकॉर्ड होता है और वे कई नुकसान भी झेल चुके होते हैं, जिससे उन्हें यह समझदारी हासिल होती है जो सिर्फ गलतियां करने और उनसे सीखने से मिलती है। ये वे निवेशक हैं जो रिटेल में निवेश खरीदने के बजाय अक्सर थोक में निवेश खरीदते हैं। वे अपने प्रयोग के लिए अपने खुद के सौदों को इकट्ठा करते हैं और वे इतने परिष्कृत होते हैं कि वे स्तर 6 के मित्रों द्वारा तैयार किए सौदों में शामिल हो जाते हैं जहां पूंजी के निवेश की जरूरत होती है। किस बात से यह निर्धारित होता है कि ये लोग सोफिस्टिकेटेड या परिष्कृत हैं? उनके पास एक ठोस वित्तीय आधार होता है। उनके पास या तो प्रोफेशंस, बिजनेस या रिटायरमेंट की आमदनी होती है या फिर ठोस रूढ़िवादी निवेशों का आधार होता है। इन लोगों का व्यक्तिगत आय व्यय अनुपात नियंत्रण में होता है, यानी उनकी आय उनके व्यय से बहुत अधिक होती है। निवेश की दुनिया में वे अच्छी तरह शिक्षित होते हैं और सक्रियता से नई जानकारी खोजते हैं। वे सावधान तो होते हैं परंतु दोषदर्शी नहीं होते और वे हमेशा अपना दिमाग खुला रखते हैं। जोखिम भरे अभियानों में वे अपने 20% से भी कम पूंजी का निवेश जोखिम लेते हैं। वे अक्सर छोटी शुरुआत करते हैं, यानी पहले थोड़ा पैसा लगाते हैं ताकि वे निवेश के व्यवसाय को समझ सकें, चाहे वो शेयर बाजार हो, कंपनी खरीदना हो, रियल एस्टेट सिंडिकेशन हो या फोरक्लोजर्स खरीदना हो। अगर वे इस 20% को गवा देते हैं तो उन्हें ज्यादा नुकसान नहीं होगा और वे भूखे नहीं मरेंगे। वे इस नुकसान को सबक की तरह देखेंगे, इसे सीखेंगे तथा फिर से अधिक सीखने के लिए दोबारा मैदान में उतरेंगे, क्योंकि वे जानते हैं कि असफलता सफलता की प्रक्रिया का एक हिस्सा है। हालांकि वे हारने से नफरत करते हैं परंतु वे हारने से डरते नहीं हैं। हारने से उन्हें अपनी भावनात्मक गुफा में दुबकने और अपने वकील को बुलाने के बजाय आगे बढ़ने तथा सीखने की प्रेरणा मिलती है। अगर लोग परिष्कृत हैं तो वे अपने खुद के सौदे बना सकते हैं जिनमें 25% से लेकर अनंत आमदनी हो सकती है। उन्हें परिष्कृत के रूप में इसलिए वर्गीकृत किया जाता है क्योंकि उनके पास अतिरिक्त धन होता है, खुद चुने हुए प्रोफेशनल सलाहकारों की टीम होती है और सफलता को प्रमाणित करने वाला रिकॉर्ड होता है। जैसा पहले बताया जा चुका है, इस स्तर के निवेशक अपने खुद के सौदे तैयार करते हैं। जिस तरह कुछ लोग सीधे दुकान पर जाकर वहां सेल्फ पर रखे कंप्यूटर को खरीदते हैं, उसी तरह कुछ लोग कंप्यूटर के पार्ट्स खरीदते हैं और फिर खुद अपना पसंदीदा कंप्यूटर बनाते हैं। स्तर 5 के निवेशक अलग अलग पार्ट्स खरीदकर अपने निवेश खुद बनाते हैं। ये निवेशक जानते हैं कि बुरे आर्थिक समय या बाजार उन्हें सफलता के सर्वश्रेष्ठ अवसर प्रदान करते हैं। वे तब बाजार में प्रवेश करते हैं जब बाकी लोग बाहर निकल रहे होते हैं। वे आमतौर पर जानते हैं कब बाहर निकला जाए। इस स्तर पर बाजार से बाहर निकलने की रणनीति बाजार में अंदर घुसने की योजना से ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। वे अपने खुद के सिद्धांतों और निवेश के नियमों के बारे में स्पष्ट होते हैं। वे कोई भी साधन चुन सकते हैं, रियल एस्टेट, डिस्काउंटेड पेपर, बिजनेस, दिवालिया कंपनियां या स्टॉक के नए इशू। हालांकि वे आम आदमी से ज्यादा बड़े जोखिम लेते हैं परंतु वे जुआ खेलने से नफरत करते हैं। उनके पास योजना और स्पष्ट लक्ष्य होते हैं। वे हर दिन अध्ययन करते हैं, वे अखबार और पत्रिकाएं पढ़ते हैं, निवेश न्यूज़लेटर्स के ग्राहक होते हैं और निवेश के सेमिनारों में हिस्सा लेते हैं। वे अपने निवेशों के मैनेजमेंट में सक्रिय रूप से शामिल होते हैं। उनमें पैसे की समझ होती है और वे जानते हैं कि पैसे से अपने लिए काम कैसे करवाया जाता है। उनका मुख्य लक्ष्य खर्च करने के लिए अतिरिक्त धन कमाना नहीं होता बल्कि अपनी संपत्तियों को बढ़ाना होता है। उन्हें जो लाभ होता है उसका वे दोबारा निवेश कर देते हैं ताकि उनके पास संपत्तियों का बड़ा आधार तैयार हो सके। वे जानते हैं कि कम टैक्स के साथ अधिक धनराशि प्रदान करने वाला प्रबल संपत्ति आधार बनाना दीर्घकालीन दौलत की राह में। वे अक्सर ये ज्ञान अपने बच्चों को देते हैं और पारिवारिक संपत्ति, कॉर्पोरेशन, ट्रस्ट और पार्टनरशिप के रूप में भावी पीढ़ियों को सौंपते हैं। वे व्यक्तिगत रूप से बहुत कम चीजों के स्वामी होते हैं। टैक्स के उद्देश्यों के लिए उनके नाम पर कुछ नहीं होता।
इसके अलावा वे उन रॉबिनहुडों से भी सुरक्षित होते हैं जो अमीरों से लेकर गरीबों को देने में विश्वास करते हैं। हालांकि वे किसी चीज के स्वामी नहीं होते, परंतु कॉरपोरेशन के माध्यम से वे हर चीज को नियंत्रित करते हैं। वे उन कानूनी समूहों को नियंत्रित करते हैं जो उनकी संपत्तियों के स्वामी होते हैं। उनके पास व्यक्तिगत संचालक मंडल होता है जो उनकी संपत्तियों के प्रबंधन में उनकी मदद करता है। वे उनसे सलाह लेते हैं और सीखते हैं। इस अनौपचारिक मंडल में बैंकरों, अकाउंटेंट्स, वकीलों और ब्रोकर्स की टीम होती है। वे अच्छे प्रोफेशनल सलाह पर थोड़ा धन खर्च करते हैं क्योंकि उन्हें न सिर्फ अपनी दौलत बढ़ाना है बल्कि उसे परिवार, मित्रों, कानूनी मुकदमों और सरकार से बचाना भी है। दुनिया से विदा होने के बाद वे भी अपने दौलत का नियंत्रण करते रहते हैं। इन लोगों को अक्सर धनरक्षक कहा जाता है। मौत के बाद भी वे अपने कमाए धन के भागों को संचालित करते रहते हैं। क्या आप स्तर 5 के निवेशकों को जानते हैं? स्तर 6 पूंजीपति। दुनिया में बहुत कम लोग इस स्तर का निवेश उत्कृष्टता तक पहुंचते हैं। अमेरिका में 1% से भी कम व्यक्ति सच्चे पूंजीपति होते हैं। पूंजीपति आमतौर पर उत्कृष्ट बी और आई होते हैं क्योंकि वे अपना बिजनेस यानी कंपनी भी बना सकते हैं और साथ ही निवेश अवसर भी तैयार कर सकते हैं। पूंजीपति का उद्देश्य दूसरे लोगों के धन, प्रतिभाओं और समय का सिनर्जिस्टिक उपयोग करके अधिक धन कमाना है। अक्सर वे मूवर्स एंड शेकर्स होते हैं जो अमेरिका और अन्य सशक्त देशों को महान आर्थिक शक्तियां बनाते हैं। वे केनेडी, रॉकफेलर, फोर्ड, जे पॉल जेटी और रॉस पेरोट जैसे लोग होते हैं। पूंजीपति ही वो धन उपलब्ध कराते हैं जिससे नौकरियां, व्यवसाय और वे वस्तुएं निर्मित होती हैं जो किसी देश को समृद्ध बनाती हैं। 5वें स्तर के निवेशक आमतौर पर अपने धन से अपने पोर्टफोलियो के लिए निवेश बनाते हैं। दूसरी तरफ सच्चे पूंजीपति दूसरे लोगों के गुणों और धन का प्रयोग करके न सिर्फ खुद के लिए बल्कि दूसरों के लिए भी निवेश बनाते हैं। सच्चे पूंजीपति निवेश तैयार करके उन्हें बाजार में बेच देते हैं। सच्चे पूंजीपतियों को धन कमाने के लिए धन की जरूरत इसलिए नहीं होती क्योंकि वे जानते हैं कि दूसरों के धन और समय का उपयोग कैसे किया जाता है। स्तर 6 के निवेशक ऐसे निवेश तैयार करते हैं जिन्हें दूसरे लोग खरीदते हैं। वे अक्सर दूसरे लोगों को अमीर बनाते हैं, नौकरियां निर्मित करते हैं और घटनाएं घटित करवाते हैं। अच्छे आर्थिक दौर में सच्चे पूंजीपति अमीर बनते हैं। बुरे आर्थिक दौर में वे और भी ज्यादा अमीर बनते हैं। पूंजीपति जानते हैं आर्थिक संकट का अर्थ है नए अवसर। जनता की रुचि जागने से बहुत पहले ही वे किसी लाभदायक प्रोजेक्ट, प्रोडक्ट, कंपनी या देश से जुड़ जाते हैं। जब आप अखबार में किसी देश के संकट, युद्ध या विपत्ति की खबर पढ़ें तो आप अस्वस्थ रहें। सच्चा पूंजीपति वहां जल्दी ही पहुंच जाएगा या पहले ही वहां पहुंच चुका होगा। सच्चा पूंजीपति अंदर जाता है जब अधिकांश लोग ये कह रहे होते हैं दूर रहो, यह वह देश या बिजनेस संकट में है, वहां जाना बहुत ज्यादा खतरनाक है। इस जोखिम के बदले में 100% से अनंत लाभ तक की अपेक्षा की जा सकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि वे जानते हैं जोखिम का प्रबंधन कैसे किया जाता है और धन के बिना धन कैसे कमाया जाता है। वे ऐसा कर सकते हैं क्योंकि वे जानते हैं कि धन कोई वस्तु नहीं है, ये तो उनके मस्तिष्क में उत्पन्न विचार है। हालांकि इन लोगों के मन में भी वही डर होता है जो सबके मन में होते हैं, परंतु वे उस डर को रोमांच में बदल देते हैं। वे डर को नए ज्ञान और नई दौलत में बदल देते हैं। जीवन में उनका पसंदीदा खेल धन को और अधिक धन में बदलने का खेल होता है। किसी भी अन्य खेल जैसे गोल्फ, गार्डनिंग या मौज मस्ती के बजाय वे धन के खेल से ज्यादा प्रेम करते हैं, चाहे वे पैसा कमा रहे हो या गंवा रहे हो। आप उनके मुंह से हमेशा यह सुन सकते हैं मुझे इस खेल से प्रेम है। इसी वजह से वे पूंजीपति बनते हैं। 5वें स्तर के निवेशकों की तरह ही वे भी उत्कृष्ट धनरक्षक होते हैं। इस स्तर के अधिकांश लोगों का अध्ययन करते समय आप अक्सर पाते हैं कि वे अपने मित्रों, परिवार, चर्च और शिक्षा के प्रति उदारता दिखाते हैं। कुछ प्रसिद्ध लोगों को देखें जिन्होंने प्रख्यात शिक्षा संस्थानों की स्थापना की है। रॉकफेलर ने शिकागो यूनिवर्सिटी बनाने में मदद की और जेपी मॉर्गन ने हार्वर्ड को धन कमाने से भी अधिक के लिए प्रेरित किया। जिन अन्य पूंजीपतियों ने संस्थानों को स्थापित करने के लिए अपना नाम दिया है वे है वांडरबिल्ट, ड्यूक और स्टैनफोर्ड। वे न सिर्फ उद्योग के बल्कि शिक्षा के भी सिरमौर हैं। आज सर जॉन टेम्पल्टन धर्म और आध्यात्मिकता के क्षेत्र में उदारता से दान देते हैं। जॉर्ज सोरोस अपने पसंदीदा संस्थाओं को करोड़ों डॉलर का दान देते हैं।
इसके अलावा फोर्ड फाउंडेशन और जेटी फाउंडेशन को भी ना भूलें, और टेड टर्नर को, जिन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ को $1 बिलियन देने का वचन दिया है। हमारे स्कूलों, सरकार, चर्च और मीडिया के बहुत से बौद्धिक दोषदर्शी और आलोचक भले ही पूंजीपतियों की बुराई करते रहें, परंतु सच्चे पूंजीपतियों ने बहुत कुछ दिया है। वे उद्योग के कप्तान होते हैं। न सिर्फ उन्होंने नौकरियों का सृजन किया और बहुत सा धन कमाया, बल्कि उन्होंने समाज की सेवा भी की। इस दुनिया को बेहतर बनाने के लिए हमें कम पूंजीपतियों की नहीं, बल्कि अधिक पूंजीपतियों की आवश्यकता है। सच्चाई तो यह है, पूंजीपतियों की तुलना में दोषदर्शियों की संख्या ज़्यादा है। दोषदर्शी जो बहुत शोर करते हैं और लाखों लोगों को डराते रहते हैं, स्वतंत्रता के बजाय सुरक्षा चाहते हैं। जैसा मेरे मित्र कीथ कनिंघम हमेशा कहते हैं, मैंने कभी नहीं देखा किसी दोषदर्शी के सम्मान में कोई प्रतिमा लगाई गई हो या किसी दोषदर्शी ने किसी विश्वविद्यालय की स्थापना की हो। क्या आप स्तर 6 के निवेशक को जानते हैं? आगे पढ़ने से पहले यहाँ पर कैश फ्लो क्वाड्रेंट का स्पष्टीकरण वाला हिस्सा खत्म होता है। यह अंतिम अध्याय क्वाड्रेंट के आई खंड से संबंधित है। आगे बढ़ने से पहले एक और सवाल का जवाब दें, आप किस स्तर के निवेशक हैं? अगर आप जल्दी अमीर बनने के बारे में सचमुच गंभीर हैं तो निवेश के 7 स्तरों को पढ़ें और बार बार पढ़ें। जब भी मैं इन स्तरों के बारे में पढ़ता हूं तो मैं हर बार सभी स्तरों में अपनी थोड़ी बहुत छवि देखता हूं। मैं न सिर्फ अपनी शक्तियों को पहचान जाता हूं, बल्कि जैसा जिग जिगलर कहते हैं, मैं उन चरित्र के दोषों को भी पहचान जाता हूं जो मुझे पीछे रोके रखते हैं। वित्तीय दौलत की राह आपकी शक्तियों को बढ़ाता और आपके चारित्रिक दोषों को दूर करता है, और ऐसा करने का रास्ता यह है कि पहले आप उन्हें पहचानें और ये ढोंग ना करें कि आप में कोई दोष ही नहीं है। हम सब अपने बारे में सर्वश्रेष्ठ सोचना चाहते हैं। अपने अधिकांश जीवन में मैंने स्तर 6 का पूंजीपति बनने के सपने देखे हैं। जब से मेरे अमीर डैडी ने मुझे स्टॉक चुनने वालों और घोड़े पर दाव लगाने वालों के बीच की समानता के बारे में बताया था, तभी से मैं यही बनना चाहता था। परंतु इस सूची के विभिन्न स्तरों का अध्ययन करने के बाद मैं उन चारित्रिक दोषों को देख सकता था जो मुझे पीछे रोके हुए थे। हालांकि आज मैं स्तर 6 के निवेशक के रूप में काम करता हूं, परंतु इसके बावजूद मैं 7 स्तरों को बार बार पढ़ता रहता हूं और खुद को सुधारने के लिए मेहनत करता रहता हूं। मैंने स्तर 3C से अपने में चारित्रिक दोष पाए जो अक्सर दबाव के समय हावी हो जाते हैं। मेरे अंदर का जुआरी अच्छा था, परंतु यह बुरा भी था। अपनी पत्नी और मित्रों के मार्गदर्शन तथा अतिरिक्त शिक्षा के द्वारा मैंने तत्काल अपने चारित्रिक दोषों को दूर करना शुरू किया और उन्हें शक्तियों में बदला। स्तर 6 के निवेशक के रूप में मेरी प्रभावकारिता तत्काल सुधर गई। वहां आपके लिए एक और सवाल है। दूसरा, निकट भविष्य में आप किस स्तर के निवेशक बनना चाहते हैं? अगर दूसरे सवाल का जवाब आपका वही है जो आपका पहले सवाल का है, तो आप वही हैं जहां आप होना चाहते हैं। अगर आप निवेशक के रूप में जहां हैं वहीं खुश हैं, तो इस पुस्तक को आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है। उदाहरण के लिए, अगर आप आज स्तर 4 के ठोस निवेशक और स्तर 5 या 6 तक आगे बढ़ने की आपकी कोई इच्छा नहीं है, तो आगे ना पढ़ें। जीवन की सबसे महान खुशियों में से एक वहां सुखी रहना है जहां आप हैं। बधाइयां। चेतावनी, जिसने स्तर 5 या 6 का निवेशक बनने का लक्ष्य बनाया है, उसे वहां पहुंचने से पहले स्तर 4 के निवेशक के रूप में अपनी योग्यताएं विकसित करनी होंगी। जो भी स्तर 4 के निवेशक योग्यताओं के बिना स्तर 5 या 6 निवेशक बनने की कोशिश करता है, वो दरअसल स्तर 3 का निवेशक है, यानी एक जुआरी। अगर आप अभी वित्तीय मामलों के बारे में ज्यादा जानना चाहते हैं और अपनी वित्तीय स्वतंत्रता पाने में रुचि रखते हैं, तो आगे पढ़िए। अगले अध्यायों का मूल फोकस B और I क्वाड्रेंटों के लोगों के लक्षणों पर है। इन अध्यायों में आप सीखेंगे कि क्वाड्रेंट के बाएं हिस्से से दाएं हिस्से में आसानी से और कम जोखिम के साथ कैसे पहुंचा जा सकता है। बाएं हिस्से से दाएं हिस्से तक पहुंचने की प्रक्रिया उन अमूर्त संपत्तियों पर केंद्रित होगी जो क्वाड्रेंट के दाएं हिस्से की मूर्त संपत्तियों को संभव बनाती है। आगे बढ़ने से पहले मेरे सवाल का जवाब दें। बेघर स्थिति से लेकर 10 साल में मिलियनेयर बनने की प्रक्रिया में किम और मैं आपकी राय में किस स्तर के निवेशक रहे होंगे? इसका जवाब अगले अध्याय में मिलेगा, जहां मैं आपको वित्तीय स्वतंत्रता की अपनी व्यक्तिगत यात्रा में
कुछ अनुभव और सबक बताऊंगा। यहाँ पर अध्याय 5 समाप्त होता है। अब हम लोग आते हैं अध्याय 6, जिसका टाइटल है धन को आंखों से नहीं देखा जा सकता। 1974 में मैंने अपने पहले निवेश के रूप में वाइकिकी की सीमा पर एक छोटा सा मकान खरीदा, जिसमें 2 बेडरूम और 1 बाथरूम थे। इस सुंदर मकान की कीमत $56,000 थी। यह किराए पर उठाने के लिए आदर्श था और मैं जानता था वो ये जल्द ही किराए पर उठ जाएगा। मैं बहुत रोमांचित होकर अपने अमीर डैडी के ऑफिस में गया ताकि उन्हें इस सौदे के बारे में बता सकूं। उन्होंने दस्तावेजों पर सरसरी निगाह डाली और 1 मिनट से भी कम समय में नजरें ऊपर उठाकर पूछा, तुम्हें हर महीने कितना नुकसान हो रहा है? मैंने जवाब दिया, लगभग $100 प्रति माह। अमीर डैडी बोले, मूर्खों जैसी बातें मत करो। मैंने अभी आंकड़ों को ठीक से नहीं देखा है, परंतु इन दस्तावेजों को सरसरी तौर पर देखने भर से ही मैं बता सकता हूं कि तुम्हें इससे ज्यादा नुकसान होगा। तुम जानबूझकर ऐसा निवेश क्यों कर रहे हो जिसमें तुम्हें नुकसान हो? यह मकान सुंदर दिख रहा था और मैंने सोचा कि सौदा बढ़िया है, थोड़ा सा पेंट हो जाए तो यह मकान बिल्कुल नया दिखने लगेगा। मैंने कहा, यह तो नुकसान उठाने का कोई तर्क संगत कारण नहीं है। अमीर डैडी ने कहा, मेरे रियल एस्टेट एजेंट ने कहा था मैं हर महीने होने वाले नुकसान की चिंता ना करूं। वो कह रहा था कि कुछ ही सालों में इस मकान की कीमत दोगुनी हो जाएगी। यही नहीं, सरकार इस पर होने वाले नुकसान के लिए टैक्स में छूट भी देगी। इसके अलावा यह इतना अच्छा सौदा था कि मैं डर रहा था कि अगर मैं इसे नहीं खरीदूंगा तो कोई और खरीद लेगा। ये सुनकर अमीर डैडी ने उठकर अपने ऑफिस का दरवाजा बंद किया। मैं समझ गया मुझे फटकार पड़ेगी, परंतु मैं ये भी जानता था कि मुझे कोई महत्वपूर्ण सबक सिखाया जाएगा। मैं पहले भी इस तरह के शिक्षण सत्रों से गुजर चुका था। अमीर डैडी ने दोबारा पूछा, तो तुम्हें हर महीने कितना नुकसान हो रहा है? मेरे सहमते हुए जवाब दिया, लगभग $100 प्रति माह। अमीर डैडी ने दस्तावेजों को देखते हुए अपना सिर हिलाया। सबक अब शुरू होने वाला था। उस दिन मैंने धन और निवेश के बारे में इतना कुछ सीखा जो मैंने अपनी जिंदगी के पहले 27 सालों में नहीं सीखा था। अमीर डैडी खुश थे कि मैंने साहस करके रियल एस्टेट में निवेश किया था, परंतु मैंने कुछ गंभीर गलतियां कर दी थी जो मुझे वित्तीय रूप से तबाह कर सकती थी। बहरहाल मैंने उस शुरुआती निवेश से जो सबक सीखे उन्होंने आगे चलकर मुझे करोड़ों कमा कर दिए। पैसे को दिमाग से देखा जाता है। अमीर डैडी ने कहा, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी आंखें क्या देख सकती हैं। रियल एस्टेट की जायदाद आंखों से दिखती है, किसी कंपनी का शेयर सर्टिफिकेट आंखों से दिखता है। आप इन चीजों को देख सकते हैं, परंतु महत्वपूर्ण वह होता है जिसे आप आंखों से नहीं देख सकते। कई बातें होती हैं जो किसी निवेश को अच्छा या बुरा बनाती हैं, जैसे सौदा, वित्तीय अनुबंध, बाजार मैनेजमेंट, जोखिम के तत्व, कैश फ्लो, कंपनी का तंत्र, टैक्स कानून और सैकड़ों अन्य बातें। इसके बाद वे सवाल पूछकर उस सौदे के चीरफाड़ करने लगे। तुमने इतनी ज्यादा ब्याज दर पर सौदा क्यों किया? तुम्हारे हिसाब से इस निवेश पर तुम्हें कितने प्रतिशत आमदनी होगी? ये निवेश तुम्हारी दीर्घकालीन वित्तीय रणनीति के कितना अनुकूल है? क्या तुमने अनुमानों के बारे में कंपनी के इतिहास की जांच कर ली है? क्या तुमने मैनेजमेंट लागत का अनुमान लगाया है? मरम्मत के खर्च का अनुमान लगाने के लिए तुमने कितने प्रतिशत दर का प्रयोग किया है? क्या तुम जानते हो कि नगर निगम ने अभी यह घोषणा की है कि ये उस इलाके की सड़कों को उखाड़ेगा और ट्रैफिक व्यवस्था में बदलाव करेगा? तुम्हारी इमारत के ठीक सामने एक बड़ा मार्ग बनने वाला है। इस वर्ष भर लंबे प्रोजेक्ट से बचने के लिए यहाँ रहने वाले लोग दूर जा रहे हैं। तुम्हें यह मालूम था? मैं जानता हूं कि आज बाजार की हालत अच्छी है, परंतु क्या तुम जानते हो कि कौन सी चीज इसे अच्छी हालत में रख रही है? बिजनेस, अर्थशास्त्र या लोग? तुम्हारे हिसाब से बाजार की हालत कितने समय तक अच्छी रहेगी? अगर यह घर किराए पर ना उठे तो क्या होगा? और अगर ऐसा ना हो तो तुम कितने समय तक इसे और खुद को अच्छे हाल में रख पाओगे? और आखिर तुमने ये कैसे सोच लिया कि धन का नुकसान उठाना एक अच्छा सौदा है? इससे मैं सचमुच चिंता में पड़ गया हूं। मेरी हवा निकल चुकी थी और मैं खिसियाते हुए बस यही बोल पाया, यह सौदा बहुत अच्छा दिख रहा था। अमीर डैडी मुस्कुराए, खड़े हुए और मुझसे हाथ मिलाते हुए बोले, मैं खुश हूं कि तुमने कोई कदम तो उठाया। ज्यादातर लोग सोचते तो बहुत हैं, परंतु करते कुछ नहीं है। जब कोई कुछ करता है तभी उससे गलती होती है और गलतियां से ही हम सबसे ज्यादा सीखते हैं। यह बात हमेशा याद रखना।
असली महत्व की चीजें क्लासरूम में नहीं सीखी जाती हैं, ये सबक काम करके सीखे जाते हैं। ये सबक गलतियां करने और फिर उन्हें सुधारने से सीखे जाते हैं। बुद्धि इसी तरीके से आती है। मैं थोड़ा बेहतर महसूस करने लगा। अब मैं सबक सीखने के लिए तैयार था। अब मेरे डैडी बोले, ज्यादातर लोग 95% निवेश अपनी आंखों से करते हैं और सिर्फ 5% निवेश अपने दिमाग से करते हैं। अब मेरे डैडी ने आगे समझाया कि लोग रियल एस्टेट की कोई जगह देखते हैं या किसी स्टॉक का नाम देखते हैं और इसके बाद अक्सर निर्णय ले लेते हैं। वे इस आधार पर निर्णय लेते हैं कि उनकी आंखें क्या देखती हैं, या ब्रोकर उन्हें क्या बताता है, या सहकर्मी उन्हें क्या अंदरूनी जानकारी देता है। अक्सर वे तर्क के बजाय भावना के आधार पर खरीदते हैं। अमीर डैडी ने आगे कहा, इसलिए 10 में से 9 निवेशक पैसे नहीं कमा पाते हैं। उन्हें नुकसान हो ये जरूरी नहीं है, परंतु यह तय है वे अच्छी कमाई नहीं कर पाते हैं। कभी वे बराबरी पर आते हैं, कभी उन्हें नुकसान होता है और कभी उन्हें छुटमुट फायदा भी हो जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि वे अपने दिमाग के आधार पर नहीं बल्कि अपनी आंखों और भावनाओं के आधार पर निवेश करते हैं। कई लोग इसलिए निवेश करते हैं क्योंकि वे तत्काल अमीर बनना चाहते हैं। इसलिए निवेशक बनने के बजाय वे अंततः दिव्य सपन देखने वाले कुटिल, जुआरी और बेईमान बन जाते हैं। दुनिया में ऐसे लोग भरे पड़े हैं। इसलिए हम थोड़ी देर बैठकर तुम्हारे द्वारा खरीदे गए नुकसान वाले सौदे पर विचार करते हैं। मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि इसे फायदे वाले सौदे में कैसे बदला जाता है। मैं तुम्हारे दिमाग को यह देखना सिखाऊंगा जो तुम्हारी आंखें नहीं देख सकती। बुरे से भले तक। अगली सुबह मैं दोबारा अपने रियल एस्टेट एजेंट के पास गया। मैंने उससे कहा कि मैं पुराने अनुबंध को बदलना चाहता हूं। मैंने उससे अनुबंध पर दोबारा चर्चा शुरू की। यह चर्चा सुखद तो नहीं थी, परंतु मैंने इससे बहुत कुछ सीखा। 3 दिन बाद मैं एक बार फिर अपने अमीर डैडी से मिलने गया। कीमत में कोई परिवर्तन नहीं हुआ था और एजेंट को उसका पूरा कमीशन मिला क्योंकि उसने इसके लिए कड़ी मेहनत की थी। हालांकि कीमत पहले जितनी ही थी, परंतु निवेश की शर्तें पहले से बहुत अलग थीं। ब्याज दर, भुगतान की शर्तों और किस्तों में बदलाव करने के बाद मुझे विश्वास हो गया था कि इसमें मुझे कोई नुकसान नहीं होगा, बल्कि इसकी बदौलत मुझे हर महीने $80 नगद लाभ होगा। इस लाभ की गणना करते समय मैंने मरम्मत के खर्च और मकान के कुछ समय तक खाली रहने के बारे में अच्छी तरह विचार कर लिया था। अगर बाजार की स्थिति बिगड़ जाए तो मैं अपने किराए में थोड़ी कमी करने के बावजूद पैसे कमा सकता था, और अगर बाजार की स्थिति बेहतर हो जाए तो मैं किराया बढ़ा सकता था। अमीर डैडी ने कहा, मैंने जो अनुमान लगाया था उसके हिसाब से तुम्हें हर महीने कम से कम $150 का नुकसान होता, शायद इससे भी ज्यादा। अब अगर तुम हर महीने $150 कमाते तो अपनी तनख्वाह और खर्च के आधार पर तुम ऐसे कितने सौदे कर सकते थे? मैंने जवाब दिया, एक सौदे में ही मेरी हालत खराब हो जाती। मेरे लिए हर महीने अतिरिक्त $150 निकालना अक्सर संभव नहीं होता। अगर मैंने पहले वाला अनुबंध किया होता तो हर महीने मुझे आर्थिक परेशानी से जूझना पड़ता, टैक्स में छूट के मिलने के बाद भी। इस निवेश की किस्त के भुगतान के लिए शायद मुझे कोई दूसरी नौकरी भी करनी पड़ती। अमीर डैडी ने पूछा, और अब तुम्हें क्या लगता है तुम $80 का कैश फ्लो देने वाले ऐसे कितने सौदे कर सकते हो? मैंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जितने चाहे उतने कर सकता हूं। अमीर डैडी ने सहमति में सिर हिलाया। अब वहां जाओ और ऐसे ढेर सारे सौदे कर लो। कुछ साल बाद हवाई में रियल एस्टेट की कीमतें आसमान छूने लगी, परंतु जहां पहले मेरी सिर्फ एक जायदाद की कीमत दोगुनी होती, वही अब मेरी 7 जायदादों की कीमत दोगुनी हो गई। यह थोड़ी सी वित्तीय बुद्धि की शक्ति है। आप यह नहीं कर सकते। मेरे पहले रियल एस्टेट निवेश पर एक महत्वपूर्ण टिप्पणी। जब मैं रियल एस्टेट एजेंट के पास अपना नया प्रस्ताव लेकर गया तो उसने मुझसे पहला वाक्य ये कहा था, आप ये नहीं कर सकते। मुझे सबसे ज्यादा समय एजेंट को यह समझाने में लगा कि मैं जो करवाना चाहता था उसे कैसे किया जा सकता था। चाहे जो हो, उस एक निवेश से मैंने कई सबक सीखे। उनसे मैं एक ये था, जब कोई आपसे कहता है आप ये नहीं कर सकते तो उसकी एक उंगली आपकी तरफ होती है जबकि 3 उंगलियां उसकी तरफ इशारा कर रही होती हैं। अमीर डैडी ने मुझे सिखाया कि आप यह नहीं कर सकते का हमेशा यह मतलब नहीं होता कि आप नहीं कर सकते। इसका अक्सर यह मतलब होता है वह नहीं कर सकता। बरसों पहले की घटना इसका आदर्श उदाहरण है। जब लोगों ने राइट बंधुओं से कहा आप ये नहीं कर सकते, भगवान का शुक्र है राइट बंधुओं ने उनकी बात नहीं सुनी। $1.4 ट्रिलियन मालिक की तलाश में घूम रहे हैं। इस धरती पर हर दिन $1.4 ट्रिलियन इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से घूमते हैं
और ये आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। आज जितना अधिक धन कमाया जा रहा है और उपलब्ध है उतना पहले कभी नहीं रहा। समस्या यह है कि धन अदृश्य होता है। आज इसका ज्यादातर हिस्सा इलेक्ट्रॉनिक है, इसलिए जब लोग अपनी आंखों से धन की खोज करते हैं तो वे कुछ नहीं देख पाते हैं। ज्यादातर लोग एक तनख्वाह से दूसरी तनख्वाह तक जैसे तैसे गुजारा करते हैं। हालांकि इस दुनिया में 1.4 ट्रिलियन डॉलर हर दिन उस व्यक्ति की तलाश में घूम रहे हैं जो उन्हें कमाना चाहता है। ये डॉलर ऐसे व्यक्ति को खोज रहे हैं जो जानता है कि धन को कैसे संभाला जाता है, इसे पोषण कैसे दिया जाता है, इसे बढ़ाया कैसे जाता है। अगर आप धन को संभालना जानते हैं तो धन ना सिर्फ आपके पास आएगा बल्कि उछलता हुआ आएगा। लोग आपसे उनका धन लेने की मिन्नतें करेंगे, परंतु अगर आपको ये नहीं मालूम कि धन को कैसे संभाला जाता है तो धन आपसे दूर रहेगा। आपको याद है मेरे अमीर डैडी ने वित्तीय बुद्धि को किस प्रकार परिभाषित किया था। वित्तीय बुद्धि का संबंध इस बात से उतना नहीं है कि आप कितना धन कमाते हैं जितना इस बात से है कि आप कितना धन बनाए रखते हैं। आप अपने धन से कितनी कड़ी मेहनत करवाते हैं और आप उसे कितनी पीढ़ियों तक अपने पास रख पाते हैं। अंधों को अंधे राह दिखा रहे हैं। अमीर डैडी बोले, निवेश करते समय औसत व्यक्ति आंखों का 95% और दिमाग का सिर्फ 5% इस्तेमाल करता है। अगर आप क्वाड्रेंट के बी और आई वाले हिस्से में प्रोफेशनल बनना चाहते हैं तो आपको इस तरह से प्रशिक्षित होना चाहिए ताकि आपकी आंखें सिर्फ 5% देखें और आपका मस्तिष्क बाकी 95%। अमीर डैडी ने आगे समझाया कि जो लोग धन को देखने के लिए अपने मस्तिष्क को प्रशिक्षित करते हैं उनके पास उन लोगों से बहुत अधिक शक्ति होती है जो ऐसा नहीं करते। मैं किन लोगों से सलाह लूं, इस बारे में अमीर डैडी के विचार बहुत दृढ़ थे। लोग वित्तीय रूप से इसलिए संघर्ष करते हैं क्योंकि वे उन लोगों से सलाह लेते हैं जो मानसिक रूप से धन के प्रति अंधे होते हैं। ये अंधे द्वारा अंधे को राह दिखाए जाने का बहुत अच्छा उदाहरण है। अगर आप चाहते हैं आपके पास धन आए तो आपको पता होना ही चाहिए कि इसे कैसे संभाला जाता है। अगर धन पहले आपके दिमाग में जड़े नहीं जमा पाता तो ये आपके हाथों में भी नहीं टिक पाएगा, और अगर ये आपके पास नहीं टिक पाता तो धन तथा धनवान लोग दोनों ही आपसे दूर हो जाएंगे। अपने मस्तिष्क को धन देखने के लिए प्रशिक्षित करें। धन देखने के लिए अपने मस्तिष्क को प्रशिक्षित करने का पहला कदम क्या है? जवाब आसान है। जवाब है वित्तीय साक्षरता। ये पूंजीवाद के शब्दों और अंकों के तंत्र को समझने की योग्यता से शुरू होती है। अगर आप शब्दों या अंकों को नहीं समझ पाते तो यह विदेशी भाषा समझने जितना ही मुश्किल काम होगा, और कई मामलों में हर क्वाड्रेंट विदेशी भाषा का प्रतिनिधित्व करता है। हर क्वाड्रेंट एक अलग देश की तरह है, वे समान शब्दों का प्रयोग नहीं करते हैं, और अगर आप शब्दों को नहीं समझते हैं तो आप अंकों को भी नहीं समझ पाएंगे। उदाहरण के तौर पर अगर कोई डॉक्टर कहता है आपका सिस्टोलिक 120 और डायस्टोलिक 80 है तो यह अच्छा है या बुरा? क्या आपको अपने सेहत के बारे में बस इतना ही जानने की जरूरत है? जाहिर है नहीं, परंतु फिर भी एक शुरुआत तो है। ये इस तरह की बात पूछना है, मेरे स्टॉक का P 12 है और मेरे अपार्टमेंट हाउस का कैप रेट 12 है, क्या मुझे अपने दौलत के बारे में बस इतना ही जानने की जरूरत है? एक बार फिर जवाब है नहीं, परंतु फिर भी एक शुरुआत तो है। कम से कम हम समान शब्द बोल रहे हैं और समान अंकों का प्रयोग कर रहे हैं, और यहाँ से वित्तीय साक्षरता शुरू होती है जो वित्तीय बुद्धि का आधार है। ये शब्दों और अंकों को जानने से शुरू होती है। डॉक्टर एस क्वाड्रेंट से बोल रहा है और दूसरा व्यक्ति आई क्वाड्रेंट के शब्द और अंक बोल रहा है। एक तरह से वे अलग अलग भाषाओं में बात कर रहे हैं। जब कोई मुझसे कहता है पैसे कमाने के लिए पैसा होना चाहिए तो मैं उससे सहमत नहीं होता हूँ। मेरे विचार से पैसे से पैसा कमाने की योग्यता शब्दों और अंकों को समझने से शुरू होती है। जैसा मेरे अमीर डैडी हमेशा कहा करते थे, अगर पैसा पहले आपके दिमाग में जड़े नहीं जमा पाता तो यह आपके हाथों में भी नहीं टिक पाएगा। जानिए कि असली जोखिम क्या है। धन देखने के लिए अपने मस्तिष्क को प्रशिक्षित करने का दूसरा कदम यह सीखना है कि असली जोखिम क्या है। जब लोग मुझसे कहते हैं निवेश करना जोखिम भरा है तो मैं उनसे बस इतना ही कहता हूं, निवेश करना जोखिम भरा नहीं है, अशिक्षित होना जोखिम भरा है। निवेश करना विमान उड़ाने की तरह है। अगर आप फ्लाइट स्कूल में गए हैं और अपने वर्षों तक अनुभव हासिल किया है तो विमान उड़ाना आनंददायक और रोमांचक होता है, परंतु अगर आपने कभी फ्लाइट स्कूल में प्रशिक्षण नहीं लिया है तो मैं आपको यही सलाह दूंगा कि आप विमान उड़ाने का काम दूसरों के हाथों में सौंप दें। बुरी सलाह जोखिम भरी है। अमीर डैडी का दृढ़ विश्वास था कि
सलाह ना होने से किसी भी तरह की वित्तीय सलाह बेहतर है। वे खुले दिमाग के इंसान थे, वे शिष्ट थे और बहुत से लोगों की बातें सुनते थे, परंतु अंततः वे अपने निर्णय लेने के लिए अपनी ही वित्तीय बुद्धि का प्रयोग करने में विश्वास करते थे। अगर आप कुछ नहीं जानते हैं तो सलाह ना मिलने से कोई भी सलाह बेहतर है, परंतु अगर आपको बुरी और अच्छी सलाह के बीच का अंतर नहीं मालूम हो तो यह खतरनाक है। अमीर डैडी का दृढ़ विश्वास था कि अधिकांश लोग वित्तीय रूप से इसलिए संघर्ष करते हैं क्योंकि वे उस वित्तीय जानकारी के आधार पर काम करते हैं जो पिता से पुत्र को हस्तांतरित होती है, और अधिकांश लोग वित्तीय रूप से सुदृढ़ परिवार में पैदा नहीं होते। वे अक्सर कहते हैं बुरी वित्तीय सलाह जोखिम भरी है और अधिकांश बुरी सलाह घर पर दी जाती है। ऐसा शब्दों के नहीं बल्कि कार्यों के कारण होता है। बच्चे शब्दों के बजाय उदाहरणों से अधिक सीखते हैं। आपके सलाहकार आप जितने ही स्मार्ट हैं। अमीर डैडी कहते थे आपके सलाहकार आप जितने ही स्मार्ट हो सकते हैं। अगर आप स्मार्ट नहीं हैं तो वे आपको ज्यादा नहीं बता सकते। अगर आप वित्तीय रूप से सुशिक्षित हैं तो सुयोग्य सलाहकार आपको अधिक परिष्कृत वित्तीय सलाह दे सकते हैं। अगर आप वित्तीय रूप से नादान हैं तो वे आपको सिर्फ सुरक्षित वित्तीय रणनीतियां सुझाने के लिए कानूनन बाध्य हैं। अगर आप अपरिष्कृत निवेशक हैं तो वे आपके सामने सिर्फ कम जोखिम और कम आमदनी वाले निवेश का प्रस्ताव रख सकते हैं। वे अक्सर अपरिष्कृत निवेशकों को डाइवर्सिफिकेशन का सुझाव देते हैं। बहुत कम सलाहकार ये विकल्प चुनेंगे कि आपको प्रशिक्षित करने के लिए अपना समय निकालें। इसका कारण यह है कि उनका समय भी बहुमूल्य है, परंतु अगर आप वित्तीय रूप से शिक्षित हो जाते हैं और अपने धन का उचित प्रबंधन करने की जिम्मेदारी ले लेते हैं तो सुयोग्य सलाहकार आपको ऐसे निवेशों और रणनीतियों की जानकारी दे सकता है जिन्हें बहुत थोड़े लोग ही देख पाएंगे। परंतु इससे पहले आपको शिक्षित होने की अपनी जिम्मेदारी पूरी करना है। हमेशा याद रखें आपके सलाहकार आप जितने ही स्मार्ट हो सकते हैं। क्या आपका बैंकर आपसे झूठ बोल रहा है? अमीर डैडी का बहुत से बैंकरों से पाला पड़ता है। वे उनकी वित्तीय टीम के महत्वपूर्ण अंग थे। हालांकि वे अपने बैंकर्स के करीबी मित्र थे और उनका सम्मान करते थे, परंतु वे हमेशा महसूस करते थे कि उन्हें अपने सर्वश्रेष्ठ हितों का ध्यान खुद रखना चाहिए, क्योंकि वे आशा करते थे कि बैंकर्स अपने सर्वश्रेष्ठ हितों का ध्यान रख रहे होंगे। 1974 के मेरे निवेश अनुभवों के बाद उन्होंने मुझसे पूछा, जब कोई बैंकर कहता है कि आपका मकान संपत्ति है तो क्या वह आपसे सच बोल रहा है? क्योंकि अधिकांश लोग वित्तीय रूप से साक्षर नहीं होते हैं और धन के खेल को नहीं समझते हैं, इसलिए उन्हें अक्सर विश्वासपात्र लोगों की राय और सलाह की जरूरत पड़ती है। अगर आप वित्तीय रूप से साक्षर नहीं हैं तो आपको किसी ऐसे व्यक्ति पर विश्वास करना ही पड़ता है जिसे आप वित्तीय रूप से साक्षर मानते हैं। कई लोग अपने बजाय किसी और की सलाह पर अपने धन का निवेश या प्रबंधन करते हैं और ये खतरनाक है। वे झूठ नहीं बोल रहे हैं, वे सिर्फ सच नहीं बता रहे हैं। वास्तविकता यह है जब आपका बैंकर आपसे कहता है कि आपका मकान संपत्ति है तो वह आपसे झूठ नहीं बोल रहा है, वो सिर्फ आपको पूरी सच्चाई नहीं बता रहा है। हालांकि आपका मकान संपत्ति है, परंतु वो आपको ये नहीं बता रहा है कि ये किसकी संपत्ति है, क्योंकि अगर आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ते हैं तो आप आसानी से देख सकते हैं कि आपका मकान आपकी संपत्ति नहीं है, ये तो बैंक की संपत्ति है। रिच डैड पुअर डैड में अमीर डैडी द्वारा बताई गई संपत्ति और दायित्व की परिभाषा याद कीजिए। संपत्ति से मेरे जेब में धन अंदर आता है, दायित्व से मेरे जेब का धन बाहर जाता है। क्वाड्रेंट के बाएं हिस्से के लोगों को यह अंतर जानने की दरअसल कोई जरूरत नहीं है। उनमें से ज्यादातर अपनी नौकरी में सुरक्षित महसूस करने में खुश हैं। वे इस बात से खुश हैं कि उनके पास एक बढ़िया मकान है जिसके वे मालिक हैं, जिस पर उन्हें गर्व है और जिसके बारे में वे सोचते हैं कि उस पर उनका नियंत्रण है। जब तक वे अपनी पूरी किस्तों का भुगतान करते रहेंगे तब तक कोई भी उनसे यह मकान नहीं छीन सकता और वे यह भुगतान करते जाते हैं। परंतु क्वाड्रेंट के दाएं हिस्से के लोगों को यह अंतर जानने की जरूरत है। वित्तीय रूप से साक्षर और बुद्धिमान होने का मतलब है धन की बड़ी तस्वीर को समझने की क्षमता। वित्तीय रूप से चतुर लोग जानते हैं कि मॉर्गेज आपकी बैलेंस शीट में संपत्ति के रूप में नहीं बल्कि आपके दायित्व के रूप में प्रदर्शित होती है। आपकी मॉर्गेज दरअसल किसी और की बैलेंस शीट में संपत्ति के रूप में दर्ज होती है। यह आपकी नहीं बल्कि बैंक की बैलेंस शीट में संपत्ति के रूप में नजर आती है। आपकी बैलेंस शीट, संपत्तियां, दायित्व, मॉर्गेज,
जिसने भी अकाउंटिंग की है उसे ये मालूम होगा कि बैलेंस शीट में बैलेंस मिलना चाहिए, परंतु ये बैलेंस आखिर है कहाँ। आपका मकान दरअसल आपके बैलेंस शीट में बैलेंस नहीं होता, परंतु अगर आप बैंक की बैलेंस शीट को देखें तो वहां पर लिखे आंकड़े दरअसल आपको एक कहानी सुनाते हैं। अब बैलेंस हो जाता है, अब इसका मतलब समझ में आता है। ये बी और आई अकाउंटिंग है, परंतु उसे बेसिक अकाउंटिंग में इस तरह से नहीं पढ़ाया जाता। अकाउंटिंग में आप अपने मकान के मूल्य को संपत्ति के रूप में दिखाते हैं और मॉर्गेज को दायित्व के रूप में। एक और महत्वपूर्ण बिंदु पर ध्यान दें कि आपके मकान का मूल्य एक ऐसी राय है जो बाजार के साथ बदलती रहती है, जबकि आपकी मॉर्गेज एक निश्चित दायित्व है जिस पर बाजार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। बहरहाल बी और आई के लिए आपके मकान का मूल्य संपत्ति इसलिए नहीं है क्योंकि उसे कैश फ्लो नहीं मिलता है। क्या होगा अगर मैं अपनी सारी मॉर्गेज चुका दूं? कई लोग मुझसे पूछते हैं क्या होगा अगर मैं अपनी सारी मॉर्गेज चुका दूं, क्या तब मेरा मकान संपत्ति बन जाएगा? इस पर मेरा जवाब होता है अधिकांश मामलों में जवाब अब भी नहीं है, ये अब भी एक दायित्व है। मेरे इस जवाब के पीछे कई कारण हैं। एक है रख रखाव और अन्य सामान खर्च। जायदाद किसी कार की तरह होती है, अगर आप इसके पूरे स्वामी हो तब भी आपको इसे चलाने के लिए धन की जरूरत होती है, और कई बार जब वो टूटना शुरू करती है तो हर चीज टूटने लगती है। अधिकतर मामलों में लोग अपने घर और कार की मरम्मत का भुगतान अपने उन डॉलरों से करते हैं जो उन्हें टैक्स कटने के बाद मिले हैं। बी और आई क्वाड्रेंट का कोई व्यक्ति जायदाद को सिर्फ तभी संपत्ति मानता है जब उसे इससे कैश फ्लो या आमदनी प्राप्त हो रही हो। कर्ज चुकाने के बाद भी मकान के दायित्व बने रहने का प्रमुख कारण यह है कि आप दरअसल अब भी इसके स्वामी नहीं हैं। अगर आप इसके स्वामी होते तो सरकार आप पर टैक्स क्यों लगाती? अगर आपको यकीन नहीं आता हो तो आप प्रॉपर्टी टैक्स देना बंद कर दें। जल्द ही आपको यह पता चल जाएगा कि आपका मकान दरअसल किसकी संपत्ति है। यहाँ पर टैक्स लियन सर्टिफिकेट का उद्गम है, जिसके बारे में मैंने रिच डैड पुअर डैड में लिखा है। टैक्स लियन सर्टिफिकेट्स आपके धन पर कम से कम 16% ब्याज पाने का बेहतरीन तरीका है। अगर मकान मालिक अपने प्रॉपर्टी टैक्स का भुगतान नहीं करते हैं तो सरकार उनके द्वारा ना चुकाए गए टैक्स पर ब्याज लगाती है, जो 10% से लेकर 50% तक हो सकता है। सूदखोरी अभी गायब नहीं हुए। अगर आप प्रॉपर्टी टैक्स नहीं चुकाते हैं और मेरे जैसा कोई व्यक्ति आपके एवज में इसका भुगतान करता है तो कई राज्यों में मैं आपके टैक्स और उस पर ब्याज पाने का हकदार हो जाता हूं। अगर आप एक निश्चित समय सीमा में टैक्स और ब्याज का भुगतान नहीं करते हैं तो मैं आपके मकान का स्वामी बन जाता हूं, सिर्फ उतने ही धन में जो मैंने टैक्स के रूप में अदा किया है। ज्यादातर राज्यों में प्रॉपर्टी टैक्स सबसे पहले चुकाए जाते हैं, बैंक की मॉर्गेज से भी पहले। मुझे ऐसे मकान खरीदने का अवसर मिला है जिन पर मैंने $3500 से भी कम टैक्स चुकाया था। रियल एस्टेट की परिभाषा मैं एक बार फिर बता दूं, धन को देखने के लिए आपको अपनी आंखों का नहीं बल्कि अपने मस्तिष्क का इस्तेमाल करना चाहिए। अपने मस्तिष्क को प्रशिक्षित करने के लिए आपको शब्दों की असली परिभाषाओं और अंकों के तंत्र की जानकारी होना चाहिए। अब तक आप संपत्ति और दायित्व के अंतर को समझ गए होंगे और मॉर्गेज शब्द की परिभाषा को भी, जो मृत्यु पर्यंत अनुबंध होता है, और फाइनेंस शब्द को भी, जिसका मतलब दंड होता है। अब आप रियल एस्टेट और लोकप्रिय वित्तीय साधन डेरिवेटिव शब्दों के उद्गम के बारे में भी जान लें। कई लोग सोचते हैं कि डेरिवेटिव कोई नई चीज है, परंतु वास्तविकता में वे सदियां पुराने हैं। डेरिवेटिव की आसान परिभाषा है कोई ऐसी चीज जो किसी दूसरी चीज से उत्पन्न होती है। ऑरेंज जूस डेरिवेटिव का एक उदाहरण है। ऑरेंज जूस ऑरेंज यानी नारंगी का डेरिवेटिव है। मैं सोचता था कि रियल एस्टेट का अर्थ रियल यानी वास्तविक है, अर्थात एक मूर्त चीज। मेरे अमीर डैडी ने मुझे समझाया कि इसका उद्गम दरअसल स्पेनिश शब्द रियल से हुआ है, जिसका अर्थ रॉयल यानी शाही होता है। अल कैमिनो रियल का अर्थ है शाही सड़क, रियल एस्टेट का अर्थ है शाही जायदाद। जब 1500 के आसपास कृषि युग समाप्त हुआ और औद्योगिक युग की शुरुआत हुई तो शक्ति भूमि और कृषि पर आधारित नहीं रह गई। सम्राटों ने महसूस किया कि उन्हें बदलना होगा, क्योंकि भूमि सुधार कानूनों की वजह से किसान भूमि के मालिक बन गए थे। तब सम्राटों ने डेरिवेटिव्स की रचना की, जैसे भूमि के स्वामित्व पर टैक्स और मॉर्गेज, जिन्हें चुकाकर आम जनता भूमि के स्वामी बन सकती थी। टैक्स और मॉर्गेज डेरिवेटिव हैं क्योंकि वे भूमि से उत्पन्न है। आपका बैंकर मॉर्गेज को डेरिवेटिव नहीं कहेगा, वो कहेगा ये भूमि द्वारा सुरक्षित है।
अलग अलग शब्द एक ही अर्थ। तो जब सम्राटों ने समझ लिया कि धन अब भूमि में नहीं बल्कि भूमि द्वारा उत्पन्न डेरिवेटिव में है, तो सम्राटों ने बढ़े हुए बिजनेस को संभालने के लिए बैंकों की स्थापना की। भूमि को अब भी रियल इस्टेट कहा जाता है, क्योंकि चाहे आप इसके लिए कितना ही भुगतान कर दें, ये दरअसल आपकी होती ही नहीं है। आज भी ये सम्राटों की ही होती है। आपकी ब्याज दर हकीकत में कितनी है? अमीर डैडी ने अपने चुकाए गए ब्याज के हर दशमलव अंक के लिए जमकर संघर्ष और भावताव किया। उन्होंने मुझे यह सवाल पूछा, जब कोई बैंकर तुमसे कहता है कि तुम्हारी ब्याज दर 8% प्रति वर्ष है, तो हकीकत में वो कितनी होती है? मैंने पाया कि अगर आप अंकों को पढ़ना सीख लेते हैं तो मामला इतना सीधा नहीं होता। मान ले आप $1,00,000 का एक मकान खरीदते हैं, उस पर $20,000 नगद भुगतान करते हैं और बाकी बचे $30,000 बैंक से 30 साल के लिए 8% पर लोन लेते हैं। 5 साल में आप बैंक को $35,220 चुकाएंगे, $31,276 ब्याज और $39,144 मूलधन की वापसी। अगर आप पूरे 30 साल तक किस्तें चुकाते रहेंगे तो आप कुल मिलाकर $2,11,323 चुकाते हैं, जिसमें मूलधन और ब्याज शामिल है। अब इसमें से आप मूल रूप से लिए गए कर्ज यानी $80,000 को घटा दें, आपने जो कुल ब्याज चुकाया है वह $1,31,323। एक बात और, इस $2,11,323 में प्रॉपर्टी टैक्स और लोन का बीमा शामिल नहीं है। अजीब बात यह है कि $1,31,323 ब्याज का आंकड़ा $80,000 पर 8% की दर से थोड़ा ज्यादा नजर आता है। एक तरह से ये 30 वर्षों में 160% से अधिक ब्याज लगता है। जैसा मैंने कहा, वे आपसे झूठ नहीं बोल रहे हैं, वे तो सिर्फ आपको पूरी सच्चाई नहीं बता रहे हैं। और अगर आप अंकों को नहीं पढ़ सकते तो आप दरअसल कभी जान भी नहीं पाएंगे। वैसे अगर आप अपने मकान से खुश हैं तो आपको इसकी परवाह भी नहीं होगी, परंतु जाहिर है बैंकिंग उद्योग जानता है कि कुछ सालों में आपके मन में एक नए मकान, एक बड़े घर, एक छोटे घर, एक वैकेशन हाउस या अपने मॉर्गेज को दोबारा फाइनेंस करवाने की इच्छा जागृत होगी। वे ये बात जानते हैं और वे इस अनुमान के आधार पर ही अपनी योजनाएं बनाते हैं। उद्योग का औसत, बैंकिंग उद्योग में किसी मॉर्गेज की जीवन आशा औसत 7 वर्ष मानी जाती है। यानी बैंक को यह आशा होती है औसत व्यक्ति हर 7 साल में एक नया मकान खरीदेगा या रीफाइनेंस करवाएगा। और इस उदाहरण में इसका अर्थ है कि वह हर साल में अपने मूल $80,000 की वापसी और $43,291 ब्याज की आशा करते हैं, और इसीलिए इसे मॉर्गेज कहा जाता है, जो फ्रेंच शब्द मार्टिन यानी मृत्यु पर्यंत अनुबंध से उत्पन्न हुआ है। सच्चाई यह है, अधिकांश लोग कड़ी मेहनत करते रहेंगे, उनकी तनख्वाहें बढ़ती रहेंगी और वे नए मकान खरीदते रहेंगे नए मॉर्गेज के साथ। इसके अलावा सरकार ज़्यादा महंगे मकान खरीदने के लिए प्रोत्साहित करते हुए टैक्स में छूट भी देती है, जिसकी वजह से सरकार ज़्यादा प्रॉपर्टी टैक्स वसूल करती है। और हमें उस बीमा को भी नहीं भूलना चाहिए जो हर मॉर्गेज कंपनी आपसे वसूल करती है। हर बार जब मैं टेलीविज़न पर देखता हूँ तो मुझे ऐसे विज्ञापन दिख जाते हैं जिसमें आकर्षक पेशेवर बेसबॉल और फुटबॉल खिलाड़ी मुस्कुराते हुए आपको बताते हैं कि आप अपने क्रेडिट कार्ड के कर्ज से मुक्त होने के लिए बिल कंसिडरेशन लोन ले लें। इस तरह से आप अपने क्रेडिट कार्डों के कर्ज से एक झटके में मुक्त हो सकते हैं और कम ब्याज दर पर एक नया लोन ले सकते हैं। इसके बाद वे बताते हैं ऐसा करना वित्तीय समझदारी क्यों है। बिल कंसोलिडेशन लोन आपके लिए एक स्मार्ट तरीका है, क्योंकि सरकार आपको अपने मकान के मॉर्गेज पर चुकाए गए ब्याज के भुगतान के लिए टैक्स में छूट देती है। दर्शकों को लगता है उन्हें आशा की किरण दिख गई और वे दौड़कर अपने फाइनेंस कंपनी के पास जाते हैं, अपने घर को दोबारा फाइनेंस करवाते हैं, अपने क्रेडिट कार्डों का कर्ज चुकाते हैं और खुद को समझदार मानने लगते हैं। कुछ सप्ताह बाद वे फिर से खरीदारी में जुड़ जाते हैं। वे एक नई पोशाक देखते हैं, एक नया लॉन मोवर देखते हैं या महसूस करते हैं कि उनके बच्चे को नई साइकिल चाहिए या उन्हें छुट्टियां मनाने जाना चाहिए, क्योंकि वे थक गए हैं। अब उनके पास एक साफ सुथरा क्रेडिट कार्ड भी है या उन्हें अचानक अपने डाक में एक नया क्रेडिट कार्ड मिल जाता है, क्योंकि उन्होंने अपने पुराने क्रेडिट कार्ड का भुगतान कर दिया है। उनके क्रेडिट या साख बहुत अच्छी है, वे अपने बिलों का भुगतान करते हैं, उनका छोटा सा दिल बल्लियों उछलने लगता है और वे खुद से कहते हैं
चलो भी मुझे ये सब मिलना चाहिए, मैं हर महीने थोड़ी सी रकम देकर ये सब कुछ चुका सकता हूं। भावनाएं तर्क पर हावी हो जाती हैं और साफ सुथरा नया क्रेडिट कार्ड बाहर आ जाता है। जैसा मैंने कहा, जब बैंकर कहते हैं आपका मकान संपत्ति है, तो वे झूठ नहीं बोल रहे हैं। जब सरकार कर्ज में डूबने के लिए आपको टैक्स में छूट देती है, तो ये ऐसा इसलिए नहीं करती क्योंकि यह आपके वित्तीय भविष्य के लिए चिंतित है। सरकार तो अपने वित्तीय भविष्य के लिए चिंतित है। इसलिए जब आपका बैंकर, अकाउंटेंट, वकील या स्कूल टीचर आपको बताता है आपका मकान संपत्ति है, तो वो सिर्फ ये कहना भूल जाता है यह किसकी संपत्ति है और बचत का यह संपत्ति है। आपकी बचत दरअसल आपकी संपत्ति है। ये एक अच्छी खबर है, परंतु एक बार फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट को पढ़ने के बाद आप पूरी तस्वीर को देख सकते हैं। हालांकि ये सच है कि आपकी बचत संपत्ति है, परंतु जब आप शहर के उस पार बैंक के बैलेंस शीट को देखते हैं, तो आपकी बचत वहां दायित्व के रूप में नजर आती है। आपकी बचत और चेकबुक का बैलेंस आपकी संपत्ति के कॉलम में इस प्रकार दिखता है, परंतु आपके बैंक की बैलेंस शीट में आपकी बचत और आपकी चेकबुक का बैलेंस इस प्रकार दिखता है। आपकी बचत और चेकबुक का बैलेंस बैंकों के लिए दायित्व क्यों है? इसलिए क्योंकि उन्हें आपके धन पर आपको ब्याज देना पड़ता है और इसकी सुरक्षा करने में भी धन की जरूरत होती है। अगर आप इन ड्राइंग्स और शब्दों के महत्व को समझ लें, तो आप ये बेहतर समझ सकेंगे कि धन के खेल के बारे में आंखें क्या नहीं देख सकती। धन बचाने के लिए आपको टैक्स में छूट क्यों नहीं मिलती? अगर आप ध्यान दें तो आपको मकान खरीदने और कर्ज में डूबने के लिए तो टैक्स में छूट मिलती है, परंतु आपको पैसे की बचत करने के लिए टैक्स में छूट नहीं मिलती। क्या आपको कभी इस बात पर हैरानी हुई कि ऐसा क्यों होता है? मुझे इसका ठीक ठीक जवाब तो नहीं मालूम, परंतु मैं अंदाजा लगा सकता हूं। एक बड़ा कारण तो यह है आपकी बचत बैंकों के लिए दायित्व है, फिर वो सरकार से ऐसा कानून बनाने को क्यों कहेंगे जो आपको बैंक में धन जमा करने के लिए प्रोत्साहित करें? वो धन जो उनके लिए एक दायित्व होगा। उन्हें आपकी बचत की जरूरत नहीं है। इसके अलावा बैंकों को दरअसल आपकी बचत की जरूरत नहीं है। उन्हें अधिक डिपॉजिट्स की जरूरत नहीं है, क्योंकि वे धन को कम से कम 10 गुना बढ़ा सकते हैं। अगर आप बैंक में $1 का नोट जमा करते हैं, तो कानूनन बैंक $10 उधार दे सकता है और केंद्रीय बैंक द्वारा निर्धारित रिजर्व लिमिट के आधार पर शायद $20 तक भी। इसका मतलब यह है आपका $1 का नोट अचानक $10 या इससे अधिक का हो जाता है। यह जादू है। जब मेरे अमीर डैडी ने मुझे दिखाया तो मुझे यह विचार बहुत पसंद आया। उस समय मैं जान गया कि मैं स्कूल जाकर बैंकर बनने के बजाय बैंक का मालिक बनना चाहता हूं। इसके अलावा बैंक आपको उस $1 पर सिर्फ 5% ब्याज देता है। ग्राहक के रूप में आप सुरक्षित अनुभव करते हैं, क्योंकि बैंक आपके धन पर कुछ ब्याज तो दे रहा है। बैंक इसे अच्छे ग्राहक संबंध के रूप में देखता है, क्योंकि अगर आपने उनके बैंक में बचत खाता खोल रखा है, तो आपको जब उधार की जरूरत होगी तो आप उन्हीं के पास जाएंगे। वे चाहते हैं कि आप उनसे उधार लें, क्योंकि वे तब उधार लिए गए धन पर आपसे 9% या इससे ज्यादा ब्याज ले सकते हैं। जहां आप अपने $1 पर 5% ब्याज कमाते हैं, वही बैंक आपके उस डॉलर द्वारा उत्पन्न $10 के कर्ज पर 9% या इससे ज्यादा ब्याज वसूलता है। हाल ही में मुझे एक नया क्रेडिट कार्ड मिला जिसमें 8.9% ब्याज का विज्ञापन दिया गया था, परंतु अगर आप बारीक अक्षरों में लिखी कानूनी शब्दावली को समझते हो तो यह दरअसल 23% था। कहने की जरूरत नहीं है, मैंने उस क्रेडिट कार्ड के 2 टुकड़े करके उसे वापस भिजवा दिया। उन्हें आपकी बचत वैसे भी मिल जाती है। बचत के लिए टैक्स छूट ना मिलने का एक और बहुत स्पष्ट कारण है। अगर आप अंकों को पढ़ सकते हैं और देख सकते हैं कि कैश फ्लो किस तरफ हो रहा है, तो आप देखेंगे कि उन्हें आपकी बचत वैसे भी मिल जाएगी। अपनी संपत्ति वाले कॉलम में आप जो धन बचा सकते थे, वो आपके दायित्व वाले कॉलम से मॉर्गेज पर ब्याज के रूप में जा रहा है और उनके संपत्ति वाले कॉलम को बढ़ा रहा है। एक कैश फ्लो पैटर्न इस तरह दिखता है। इसलिए बैंक नहीं चाहते कि सरकार आपको बचत के लिए टैक्स में छूट दे। वे वैसे भी आपकी बचत ले लेंगे कर्ज पर ब्याज के भुगतान के रूप में। राजनेता इस व्यवस्था के साथ छेड़छाड़ नहीं करते हैं, क्योंकि बैंकें, बीमा कंपनियां, निर्माण उद्योग और ब्रोकरेज हाउसेज राजनीतिक चुनाव अभियानों में बहुत सा धन देते हैं और राजनेता इस खेल का नाम अच्छी तरह जानते हैं। खेल का नाम
1974 में मेरे अमीर डैडी इसलिए परेशान हो गए थे क्योंकि ये खेल मेरे खिलाफ खेला गया था और मैं ये बात नहीं जानता था। मैंने जब रियल एस्टेट खरीदने में निवेश किया था तब मैं हारने वाली स्थिति में था, परंतु मुझे यकीन दिलाया गया था कि मैं जीतने वाली स्थिति में था। अमीर डैडी ने कहा, मुझे खुशी है तुम खेल के मैदान में दाखिल हुए, परंतु चूंकि किसी ने तुम्हें कभी ये नहीं बताया कि खेल क्या है, इसलिए तुम हारने वाली टीम में शामिल हो गए। अमीर डैडी ने फिर इस खेल की मूलभूत बातें स्पष्ट की। पूंजीवादी के इस खेल का नाम है कौन किसका कर्जदार है। उन्होंने कहा कि अगर मैं इस खेल को समझ लूं तो मैं बेहतर खिलाड़ी बन जाऊंगा, बजाय ऐसे व्यक्ति के जो इस खेल में बिल्कुल अनाड़ी हो। आप जितने ज्यादा लोगों के कर्जदार हैं आप उतने ही ज्यादा गरीब हैं। अमीर डैडी कहते थे आप जितने ज्यादा लोगों के कर्जदार हैं आप उतने ही ज्यादा गरीब हैं, और जितने ज्यादा लोग आपके कर्जदार हैं आप उतने ही ज्यादा अमीर हैं। यही इस खेल का सार है। जैसा मैंने कहा, मैंने अपना दिमाग खुला रखने के लिए संघर्ष किया, इसलिए मैं खामोश रहा और उन्हें समझाने दिया। वे ऐसा दुर्भावना से नहीं कर रहे थे, वे तो सिर्फ उस खेल को समझा रहे थे जिसे वे अच्छी तरह से समझते थे। हम सब किसी न किसी के कर्जदार होते हैं। समस्याएं तब उत्पन्न होती है जब कर्ज संतुलन से बाहर चला जाता है। दुर्भाग्य से इस दुनिया के गरीब लोगों को इस खेल में इधर उधर दौड़ाया जाता है और वे अक्सर कर्ज में बुरी तरह डूब जाते हैं। यही गरीब देशों के बारे में भी सही है। दुनिया गरीबों, कमजोरों, वित्तीय रूप से अज्ञानियों को निचोड़ लेती है। अगर आप पर बहुत ज्यादा कर्ज है तो दुनिया आपका सब कुछ ले लेगी, आपका समय, आपका काम, आपका मकान, आपका जीवन, आपका आत्मविश्वास, और फिर अगर आप अनुमति देते हैं तो वह आपकी गरिमा भी छीन लेती है। मैंने खेल नहीं बनाया, मैंने नियम भी नहीं बनाए, परंतु मैं इस खेल को समझता हूँ और मैं इसे अच्छी तरह से खेलता हूँ। मैं तुम्हें इस खेल के बारे में समझाऊंगा। मैं चाहता हूँ कि तुम इसे अच्छी तरह से खेलना सीख लो। फिर जब तुम इस खेल में निपुण हो जाओ तो यह तुम्हारे ऊपर है कि अपने ज्ञान का तुम किस प्रकार उपयोग करोगे। धन कर्ज है। फिर अमीर डैडी ने समझाया कि हमारी मुद्रा इक्विटी का नहीं बल्कि कर्ज का साधन है। हर डॉलर नोट पर पहले सोने चांदी की गारंटी होती थी, परंतु अब ये एक IOU है जिसके भुगतान की गारंटी उस देश के करदाता देते हैं। जब तक बाकी दुनिया को यह विश्वास है कि अमेरिकी करदाता काम करेंगे और धन कहे जाने वाले इस IOU के बदले में भुगतान करेंगे, तब तक दुनिया हमारे डॉलर पर विश्वास करेगी। अगर धन का प्रमुख तत्व यानी विश्वास अचानक गायब हो जाए तो अर्थव्यवस्था ताश के पत्तों की तरह ढह जाएगी, और इतिहास में ताश के पत्तों के महल कई बार ढह चुके हैं। जर्मन वीमर सरकार की मुद्रा मार्क का उदाहरण लें, जिसका द्वितीय विश्व युद्ध में ठीक पहले कोई मूल्य ही नहीं रह गया था। इस बारे में एक कहानी लोकप्रिय है। एक बूढ़ी महिला ब्रेड खरीदने के लिए जर्मनी की मुद्रा यानी मार्क्स से भरे हुए ठेले को धक्का कर ले जा रही थी। जब उसने पीठ घुमाई तो किसी ने ठेला चुरा लिया और मूल्य रहित धन के ढेर को सड़क पर ही छोड़ दिया। इसलिए अधिकांश धन आज आदेशित फिएट धन है, यानी ऐसा धन जो किसी मूर्त चीज, सोने या चांदी में नहीं बदला जा सकता। धन तभी तक काम का है जब तक लोगों को सरकार में विश्वास है जो इसके भुगतान का आश्वासन देती है। फिएट की अन्य परिभाषा है शक्ति संपन्न आदेश, जो पूर्ण सत्तावान व्यक्ति का समूह द्वारा दिया जाता है। आज की अधिकांश वैश्विक अर्थव्यवस्था कर्ज और विश्वास पर आधारित है। जब तक हम सब एक दूसरे का हाथ थामे रहेंगे और कोई भी मानवीय श्रृंखला को नहीं तोड़ेगा, तब तक सब कुछ ठीक रहेगा। और मैं ठीक शब्द को असुरक्षित, न्यूरोटिक और भावुक अनुभव करने का संक्षिप्त रूप मानता हूं। आपका कर्जदार कौन है? 1976 में जब मैं सीख रहा था कि $56,000 का कॉन्डो या मकान कैसे खरीदा जाए, तो मेरे अमीर डैडी ने मुझे यह महत्वपूर्ण सबक सिखाया कि सौदे के अनुबंध की शब्दावली कैसी हो। अमीर डैडी ने कहा, इसका खेल का नाम है कौन किसका कर्जदार है, और किसी ने तुम्हें कर्जदार बना लिया है। ये तो उसी तरह है जैसे तुम 10 दोस्तों के साथ डिनर के लिए जाओ, परंतु टॉयलेट से बाहर आने के बाद तुम देखो तो टेबल पर बिल पड़ा है और तुम्हारे सभी दोस्त चले गए हों। अगर तुम इस खेल को खेलना चाहते हो तो बेहतर यह होगा कि तुम इस खेल को अच्छी तरह सीख लो, इसके नियमों को जान लो, इसकी भाषा बोलने लगो, और ये भी जान लो कि तुम किसके साथ खेल रहे हो। अगर ऐसा नहीं है तो तुम खेल को नहीं खेलोगे, बल्कि खेल तुम्हारे साथ खिलवाड़ करेगा।
यह सिर्फ खेल है। पहले तो अमीर डैडी की बात सुनकर मुझे गुस्सा आया, परंतु मैं सुनता रहा और समझने की कोशिश करता रहा। आखिरकार उन्होंने इसे इस ऐसी पृष्ठभूमि में रख दिया जिससे मुझे इसका मतलब अच्छी तरह समझ में आ जाए। उन्होंने पूछा, तुम्हें फुटबॉल पसंद है ना? मैंने अपना सिर हिलाया, हाँ, मैं इस खेल से प्रेम करता हूँ। अमीर डैडी बोले, धन मेरा खेल है, मैं धन के खेल से प्रेम करता हूँ। इस पर मैंने कहा, परंतु कई लोगों के लिए धन कोई खेल नहीं है। अमीर डैडी बोले, ये सही है, अधिकांश लोगों के लिए जिंदा रहने का जरिया है। अधिकांश लोगों के लिए धन एक ऐसा खेल है जिसे खेलने के लिए उन्हें मजबूर किया जाता है। दुर्भाग्य से हम जितने सब होते जाते हैं, धन हमारे जीवन का उतना ही अनिवार्य हिस्सा बनता जाता है। अमीर डैडी ने कैश फ्लो क्वाड्रेंट खींचा। इसे किसी टेनिस कोर्ट या फुटबॉल के मैदान की तरह देखो। धन के खेल को खेलते समय तुम किस टीम में रहना चाहते हो, ई, एस, बी या आई? तुम मैदान के किस हिस्से में रहना चाहते हो, दाएं हिस्से में या बाएं हिस्से में? मैंने क्वाड्रेंट के दाएं हिस्से की तरफ इशारा कर दिया। अगर आप कर्ज और जोखिम लेते हैं तो आपको लाभ होना चाहिए। अमीर डैडी ने कहा, इसलिए जब कोई आपसे कहता है कि 30 साल तक हर महीने $150 का नुकसान उठाना एक अच्छा सौदा है, क्योंकि सरकार आपको इस नुकसान पर टैक्स में छूट देगी और उसे उम्मीद है कि रियल एस्टेट की कीमत बढ़ जाएगी, तो आप उस सेल्स एजेंट पर भरोसा नहीं करते हैं और खेल के मैदान में नहीं उतरते हैं। आप इस मानसिकता से खेल को नहीं खेल सकते। हालांकि ये विचार सही साबित हो सकते हैं, परंतु क्वाड्रेंट के दाएं हिस्से में खेल इस तरह से नहीं खेला जाता। कोई आपसे ये कह रहा है आप कर्ज में उतरें, हर तरह का जोखिम लें और इसके लिए नुकसान भी उठाएं। बाएं हिस्से के लोग सोचते हैं कि ये एक अच्छा विचार है, परंतु दाएं हिस्से के लोग ऐसा नहीं सोचते। मैं थोड़ा हिल गया। अमीर डैडी ने कहा, इसे मेरे नजरिए से देखो। तुम आसमान में बने इस कॉन्डो को $56,000 में खरीदना चाहते हो। तुम कर्ज लेने के लिए हस्ताक्षर कर रहे हो और जोखिम ले रहे हो। किराएदार को वहां रहने के लिए जितना किराया देना चाहिए वो उससे कम किराया देता है। इस तरह से देखा जाए तो तुम उस व्यक्ति को वहां रहने के लिए सब्सिडी दे रहे हो। क्या तुम्हें इससे समझदारी दिखती है? मैंने सिर हिलाकर कहा, नहीं। अमीर डैडी बोले, खेल को खेलने का ये मेरा तरीका है। आगे से अगर तुम कर्ज और जोखिम लेते हो तो तुम्हें लाभ होना चाहिए, समझ गए? मैंने अपना सिर सहमति में हिलाया। अमीर डैडी ने कहा, धन कमाना कॉमन सेंस या सामान्य ज्ञान है। ये रॉकेट विज्ञान जितना मुश्किल नहीं है, परंतु दुर्भाग्य से जब धन कमाने की बात आती है तो सामान्य ज्ञान सामान्य नहीं होता। बैंकर आपसे कहता है आप कर्ज लें, वो आपसे कहता है सरकार आपको उस चीज के लिए टैक्स में छूट देगी जो दरअसल मूलभूत आर्थिक समझदारी भी नहीं है। फिर एक रियल एस्टेट सेल्समैन आपसे सौदे पर हस्ताक्षर करने को कहता है, क्योंकि वो एक ऐसा किराएदार खो सकता है जो आपकी किस्त भी कम भुगतान देगा, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसकी राय में कीमतें बढ़ेंगी। इसमें तुम्हें समझदारी लग सकती है, परंतु तुम्हारा और मेरा सामान्य ज्ञान अलग अलग है। मैं वहां खड़ा रहा, मैंने उनकी हर बात सुनी और मुझे मानना पड़ा कि सौदा अच्छा लगने के कारण मैं इतना रोमांचित हो गया था कि मेरी बुद्धि घास चरने चली गई थी। मैं सौदे का विश्लेषण नहीं कर पाया था, जो कि सौदा अच्छा दिख रहा था, इसलिए मैं लोभ और रोमांच के कारण भावुक हो गया था। अंक और शब्द मुझे जो बताने की कोशिश कर रहे थे वो मैं सुन ही नहीं पाया था। तब अमीर डैडी ने मुझे एक महत्वपूर्ण नियम बताया जिसका वे हमेशा प्रयोग करते थे। लाभ बेचते समय नहीं बल्कि खरीदते समय होता है। अमीर डैडी जब कोई प्रॉपर्टी खरीदने के लिए कर्ज या जोखिम लेते थे तो वह ये सुनिश्चित कर लेते थे कि यह पहले दिन से ही समझदारी पूर्ण लगे, चाहे अर्थव्यवस्था की हालत बिगड़े या सुधरे। वे टैक्स की चालाकियां या जादुई दर्पण की भविष्यवाणियों के आधार पर कभी कुछ नहीं खरीदते थे। अच्छे और बुरे दोनों समय में सौदे में आर्थिक समझदारी दिखना चाहिए। मैं धन के खेल को समझने लगा और इसे उनके नजरिए से देखने लगा। धन का खेल यह सुनिश्चित करना था कि दूसरे आपके कर्जदार रहें और आप किसी के कर्जदार बनने के बारे में सावधान रहें। मुझे उनके शब्द आज भी याद हैं, अगर आप कर्ज और जोखिम लेते हैं तो आपको लाभ होना चाहिए। अमीर डैडी भी कर्ज लेते थे, परंतु वे कर्ज लेते समय बहुत सावधान रहते थे। उनकी सलाह थी, जब भी कर्ज लो तब सावधान रहो। अगर तुम व्यक्तिगत कर्ज लेते हो तो यह सुनिश्चित करो कि यह छोटा कर्ज हो। अगर तुम बड़ा कर्ज लेते हो तो यह सुनिश्चित करो कि कोई दूसरा इसे चुकाए। वे धन और कर्ज के खेल को एक ऐसा खेल मानते थे जो आपके साथ, मेरे साथ, हर एक के साथ खेला जा रहा था। यह हर बिजनेस और देश में खेला जा रहा था। वे इसे सिर्फ खेल की तरह देखते थे,
समस्या यह है कि अधिकांश लोगों के लिए धन कोई खेल नहीं है। कई लोगों के लिए धन जिंदा रहने का साधन है, अक्सर जिंदगी है, और चूंकि किसी ने उन्हें इस खेल के बारे में नहीं समझाया, इसलिए वे अभी उन बैंकर्स पर विश्वास करते हैं जो कहते हैं कि मकान संपत्ति है। तथ्यों बनाम राय का महत्व। अमीर डैडी ने अपने सबक को जारी रखा। अगर तुम धन के क्षेत्र में दाएं हिस्से में सफल होना चाहते हो तो तुम्हें तथ्यों और राय के बीच के फर्क को जानना होगा। तुम अंधों की तरह वित्तीय सलाह स्वीकार नहीं कर सकते जिस तरह से बाएं हिस्से के लोग करते हैं। तुम्हें अंक जानना चाहिए, तथ्य जानना चाहिए, और अंक तुम्हें तथ्य बता देते हैं। तुम्हारा वित्तीय बचाव किसी दोस्त या सलाहकार के शब्दों की राय पर नहीं बल्कि तथ्यों पर निर्भर करता है। मैंने पूछा, मैं नहीं समझा, इससे क्या फर्क पड़ता है कि कोई चीज तथ्य है या राय? क्या एक चीज दूसरे से बेहतर है? नहीं। अमीर डैडी ने जवाब दिया, सिर्फ वह जान लो कि कौन सी चीज कब तथ्य होती है और कब राय। क्योंकि मुझे कुछ भी समझ नहीं आया था, इसलिए मैं अपने चेहरे पर दुविधा के भाव लेकर खड़ा रहा। अमीर डैडी ने कहा, तुम्हारे परिवार के मकान का मूल्य क्या है? वे मेरी दुविधा को दूर करने के लिए उदाहरण दे रहे थे। मैंने तत्काल जवाब दिया, मैं जानता हूं, मेरे माता पिता इसे बेचने के बारे में सोच रहे थे, इसलिए हमने एक रियल एस्टेट एजेंट को बुलवाकर इसकी कीमत तय करवाई। उसके हिसाब से इस मकान का मूल्य $36,000 है। इसका मतलब यह है इसकी वास्तविक कीमत में $16,000 की वृद्धि हुई है, क्योंकि डैडी ने इसे 5 साल पहले सिर्फ $20,000 में खरीदा था। तो कीमत तय करवाना और इसकी वास्तविक कीमत तथ्य है या राय? अमीर डैडी ने पूछा। मैंने इस बारे में कुछ देर सोचा और यह समझ गया जो वो समझाने की कोशिश कर रहे थे, दोनों ही राय है ना? अमीर डैडी ने सहमति में सिर हिलाते हुए कहा, बहुत बढ़िया। अधिकांश लोग वित्तीय रूप से इसलिए संघर्ष करते हैं क्योंकि वे अपने वित्तीय निर्णय लेते समय तथ्यों के बजाय राय का प्रयोग करते हुए जिंदगी गुजार देते हैं। इस तरह की राय जैसे आपका मकान संपत्ति है, रियल एस्टेट की कीमत हमेशा बढ़ती है, ब्लू चिप स्टॉक आपका सर्वश्रेष्ठ निवेश है, धन कमाने के लिए आपके पास धन होना चाहिए, स्टॉक हमेशा रियल एस्टेट से ज्यादा लाभकारी साबित होते हैं, आपको अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना चाहिए, अमीर बनने के लिए बेईमानी करनी पड़ती है, निवेश करना जोखिम भरा काम है, सुरक्षित रहकर काम करो। मैं गहराई से सोचता रहा और मुझे एहसास हुआ कि मैंने घर पर धन के बारे में जो भी सुना था उसका अधिकांश हिस्सा दरअसल तथ्य नहीं है बल्कि लोगों की राय थी। क्या स्वर्ग संपत्ति है? अमीर डैडी ने पूछा और मुझे मेरे दिव्य स्वप्न से बाहर निकाला। हाँ, जाहिर है, मैंने जवाब दिया, ये इकलौता वास्तविक धन है जो समय के इम्तिहान में खरा उतरा है। देखा, तुमने फिर वही गलती कर दी। अमीर डैडी मुस्कुराते हुए बोले, संपत्ति क्या है इस बाबत तथ्यों की जांच करने के बजाय तुम सिर्फ किसी दूसरे व्यक्ति की राय को दोहरा रहे हो। अमीर डैडी ने धीमे से कहा, मेरी परिभाषा के हिसाब से स्वर्ण सिर्फ तभी संपत्ति है जब आप इसे जितनी कीमत में खरीदें उससे ज्यादा कीमत में बेचें। दूसरे शब्दों में, अगर आप इसे $100 में खरीदते हैं और $200 में बेचते हैं तो एक संपत्ति है, परंतु अगर आपने 1 औंस स्वर्ण $200 में खरीदा और $100 में बेचा तो इस सौदे में स्वर्ण एक दायित्व है। सौदे के वास्तविक वित्तीय आंकड़े अंततः आपको तथ्य बताते हैं। वास्तविकता में सिर्फ आप ही संपत्ति या दायित्व हैं, क्योंकि अंततः सिर्फ आप ही स्वर्ण को संपत्ति बना सकते हैं और सिर्फ आप ही इसे दायित्व बना सकते हैं। इसलिए वित्तीय शिक्षा इतनी महत्वपूर्ण है। मैंने बहुत से लोगों को बहुत अच्छा बिजनेस या रियल एस्टेट लेते देखा है, परंतु बाद में उन्होंने उसे एक वित्तीय दुःस्वप्न में बदल दिया। कई लोग अपने व्यक्तिगत जीवन में भी यही करते हैं। वे मेहनत से कमाए गए धन को लेते हैं और उसे जीवन भर के दायित्व उत्पन्न कर लेते हैं। मैं और भी ज्यादा दुविधा में पड़ गया था और अंदर से थोड़ा आहत भी महसूस कर रहा था, इसलिए मैं बहस करना चाहता था। अमीर डैडी मेरे दिमाग के साथ खेल रहे थे। बहुत से लोग सिर्फ इसलिए फंस गए क्योंकि वे तथ्य नहीं जानते थे। मैं हर दिन डरावनी कहानियां सुनता हूं कि लोगों ने राय को तथ्य मानने के कारण अपना सारा धन गंवा दिया। किसी वित्तीय निर्णय को लेते समय राय का प्रयोग करना ठीक है, परंतु आपको फर्क पता होना चाहिए। करोड़ों लोग अपने जीवन के निर्णय उस राय के आधार पर लेते हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती है, और फिर वे हैरान होते हैं कि उन्हें वित्तीय रूप से संघर्ष क्यों करना पड़ा। मैंने पूछा, किस तरह की राय? अमीर डैडी जवाब देने से पहले मुस्कुराए। देखो, मैं तुम्हें इसके कुछ उदाहरण देता हूं। अमीर डैडी ने सूची गिनाई। यह बताते समय वे मुस्कुराते जा रहे थे। जाहिर था कि वे इंसान होने की स्थिति पर मुस्कुरा रहे थे। उस दिन उन्होंने ये उदाहरण दिए, तुम्हें उससे शादी करना चाहिए, वो एक अच्छा पति साबित होगा।
दूसरा, एक सुरक्षित नौकरी खोजो और पूरे जीवन वहीं डटे रहो। तीसरा, डॉक्टर बहुत ज्यादा कमाई करते हैं। चौथा, उनके पास एक बड़ा मकान है, वे अमीर होंगे। पांचवा, उसकी मांसपेशियां उभरी है, वो स्वस्थ होगा। छठा, ये बहुत अच्छी कार है, इसे सिर्फ नाटी बूढ़ी महिला चलाती है। सातवां, इतना पर्याप्त धन नहीं है कि हर व्यक्ति अमीर बन जाए। आठवां, पृथ्वी समतल है। नौवां, इंसान कभी नहीं उड़ पाएंगे। 10वां, वो अपनी बहन से ज्यादा स्मार्ट है। 11, बॉन्ड स्टॉक से ज्यादा सुरक्षित है। 12, जो लोग गलतियां करते हैं वे मूर्ख होते हैं। 13, वो इतना कम कीमत पर कभी नहीं बेचेगा। 14, वो मेरे साथ डेटिंग पर कभी बाहर नहीं जाएगी। 15, निवेश करना जोखिम भरा है। 16, मैं कभी अमीर नहीं बन पाऊंगा। 17, मैं कॉलेज नहीं जा पाया इसलिए मैं जीवन की दौड़ में कभी आगे नहीं निकल पाऊंगा। 18वां, आपको अपने निवेश डाइवर्सिफाई करने चाहिए। 19, आपको अपने निवेश डाइवर्सिफाई नहीं करने चाहिए। अमीर डैडी की सूची आगे बढ़ती चली गई जब तक उन्होंने ये नहीं देख लिया कि मैं उनके उदाहरण सुनते सुनते थक गया था। ठीक है, मैंने आखिरकार कहा, मैंने पर्याप्त सुन लिया है, आप क्या कहना चाहते हैं? अमीर डैडी मुस्कुराया, मैं सोच रहा था तुम मुझे बीच में कभी नहीं रोकोगे। सबक यह है कि अधिकांश लोगों का जीवन तथ्यों के बजाय राय द्वारा निर्धारित होता है। अगर किसी व्यक्ति के जीवन को बदलना है तो उसे पहले अपनी राय बदलने की आवश्यकता है, फिर तथ्यों की ओर देखने की आवश्यकता है। अगर आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ सकते हैं तो आप तथ्यों को देख सकेंगे जो कंपनी की वित्तीय सफलता के बारे में ही नहीं होंगे। अगर आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ सकते हैं तो किसी की राय मानने के बजाय आप तत्काल जान सकते हैं कि सामने वाला व्यक्ति किस हालत में है। जैसा मैंने कहा, कोई भी चीज किसी दूसरी चीज से बेहतर नहीं है। जीवन में सफल होने के लिए, खासतौर पर वित्तीय रूप से सफल होने के लिए, आपको फर्क जानना होगा। अगर आप किसी चीज को तथ्य के रूप में सत्यापित नहीं कर सकते तो ये एक राय है। जब कोई व्यक्ति अंकों को नहीं पढ़ सकता तब वो किसी दूसरे की राय लेता है। ये वित्तीय अंधापन है। वित्तीय पागलपन तब उत्पन्न होता है जब राय का प्रयोग तथ्य के रूप में किया जाता है। अगर आप क्वाड्रेंट के दाएं हिस्से में रहना चाहते हैं तो आपको तथ्य और राय के बीच में फर्क को जानना होगा। बहुत कम सबक से ज्यादा महत्वपूर्ण है। मैं वहां पर बैठकर शांति से सुनता रहा और उनकी बातों को समझने का सर्वश्रेष्ठ प्रयास करता रहा। यह स्पष्ट रूप से एक आसान अवधारणा थी, परंतु यह इतनी बड़ी थी कि मेरा मस्तिष्क उस पल इसे स्वीकार नहीं कर पा रहा था। क्या तुम जानते हो कि ड्यू डिलिजेंस क्या है? अमीर डैडी ने पूछा। मैंने अपना सिर इनकार में हिलाया। ड्यू डिलिजेंस या उचित जांच पड़ताल का अर्थ सिर्फ यह पता लगाना है राय क्या है और तथ्य क्या है। जब धन की बात आती है तो अधिकांश लोग या तो आलसी होते हैं या फिर वे शॉर्टकट की तलाश करते हैं, इसलिए वे कभी पर्याप्त ड्यू डिलिजेंस नहीं कर पाते। ऐसा भी लोग होते हैं जो गलतियां करने से इतने डरते हैं कि वे सिर्फ ड्यू डिलिजेंस ही करते हैं और इसके अलावा कुछ नहीं करते। बहुत अधिक ड्यू डिलिजेंस को विश्लेषण का लकवा भी कहा जाता है। सबक यह है कि आपको ये पता होना चाहिए कि तथ्य और राय के बीच फर्क कैसे किया जाए और इसके बाद निर्णय लिया जाए। जैसा मैंने कहा, अधिकांश लोग आज वित्तीय कष्ट में इसलिए हैं क्योंकि उन्होंने बहुत अधिक शॉर्टकट अपनाए हैं और वे अपने जीवन के निर्णयों तथ्यों के बजाय रायों के आधार पर लेते हैं, खासतौर पर ई या एस की रायों के आधार पर। अगर आप बी या आई बनना चाहते हो तो आपको इस फर्क के बारे में बहुत ज्यादा जागरूक रहना होगा। मैं उस दिन अमीर डैडी के सबक के महत्व को पूरी तरह नहीं समझ पाया, परंतु आगे चलकर बहुत कम सबक इससे ज्यादा लाभकारी साबित हुए। खासकर जब अपने धन को संभालने की बात आती है तब तथ्य और राय के बीच के फर्क को जानना बेहद महत्वपूर्ण होता है। वर्षों बाद 1990 के दशक की शुरुआत में मेरे अमीर डैडी ने स्टॉक मार्केट को आसमान में उछलते देखा। उनकी एकमात्र टिप्पणी यह थी, यह तब होता है जब ऊंची तनख्वाह वाले कर्मचारी या सेल्फ एम्प्लॉयड लोग ब्याज में बहुत अधिक धन चुकाते हैं, बहुत अधिक कर्ज लेते हैं और उनके पोर्टफोलियो में सिर्फ पेपर एसेट्स होते हैं और वे निवेश की सलाह देना शुरू करते हैं। करोड़ों लोग उन लोगों की राय का अनुसरण करके कष्ट उठाएंगे जिनके बारे में उन्हें लगता है कि वे तथ्य जानते हैं। अमेरिका के महानतम निवेशक वारन बफेट ने एक बार कहा था, अगर आप पोकर का खेल खेल रहे हो और 20 मिनट बाद आप ये ना जानते हो कि पेप्सी कौन है तो आप ही पेप्सी हैं। लोग वित्तीय रूप से संघर्ष क्यों करते हैं? मैंने हाल ही में सुना कि अधिकांश लोग स्कूल छोड़ने के दिन से मृत्यु के दिन तक कर्ज में रहेंगे। किसी दूसरे की बैलेंस शीट। अगर आप अब खेल को समझने लगे हैं तो आपको एहसास हो गया होगा कि सूची में दिए गए दायित्व किसी दूसरे की बैलेंस शीट में इस तरह दिखेगा। जब भी आप ये शब्द सुने, नगद बहुत कम, बाकी आसान मासिक किस्तों में, या चिंता ना करें, सरकार आपको इन नुकसानों के लिए टैक्स में छूट देगी, तो आप जान लें कि कोई आपको खेल में प्रलोभन दे रहा है। अगर आप वित्तीय रूप से स्वतंत्र होना चाहते हैं तो आपको उससे थोड़ा ज्यादा स्मार्ट बनना होगा।
अधिकांश लोगों का कोई कर्जदार नहीं होता, उनकी कोई वास्तविक संपत्ति नहीं होती, ऐसी चीजें जो उनकी जेब में धन डाले, और अक्सर वे सबके कर्जदार होते हैं। इसलिए वे नौकरी की सुरक्षा को जकड़े रहते हैं और वित्तीय रूप से संघर्ष करते हैं। अगर उनकी नौकरी ना रहे तो वे पल भर में दिवालिया हो जाएंगे। ये कहा गया है कि औसत अमेरिकी व्यक्ति दिवालियापन से 3 तनख्वाह से भी कम दूर है, सिर्फ इसलिए क्योंकि वह बेहतर जीवन चाहता है और खेल में हार जाता है। आम लोगों के खिलाफ बहुत सी चीजें होती हैं। वे अभी भी सोचते हैं कि उनका मकान, कार, गोल्फ क्लब्स, कपड़े, वैकेशन होम्स और विलासिता के अन्य साधन संपत्ति हैं। वे दूसरों की सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करते हैं। उन्हें विश्वास करना ही पड़ता है क्योंकि वे वित्तीय अंक नहीं पढ़ सकते, वे तथ्य और राय के में फर्क नहीं कर सकते। अधिकांश लोग स्कूल जाते हैं और खिलाड़ी बनना सीख लेते हैं, परंतु किसी ने भी उन्हें खेल के नियम स्पष्टता से नहीं समझाए। किसी ने भी उन्हें यह नहीं बताया है कि इस खेल का नाम है कौन किसका कर्जदार है, और चूंकि किसी ने उन्हें यह नहीं बताया है इसलिए वे हर एक के कर्जदार बन जाते हैं। धन एक विचार है। मुझे आशा है कि अब आप कैश फ्लो क्वाड्रेंट के मूलभूत बातों को समझ चुके हैं और ये जानते हैं कि धन दरअसल एक विचार है जो आंखों के बजाय मस्तिष्क से ज्यादा स्पष्ट दिखता है। धन के खेल और इसे खेलने के तरीके को सीखना वित्तीय स्वतंत्रता की आपकी यात्रा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। हालांकि इससे भी अधिक महत्वपूर्ण यह है कि कैश फ्लो क्वाड्रेंट के दाएं हिस्से में पहुंचने के लिए आपको क्या बनना चाहिए। इस पुस्तक का दूसरा खंड अपने भीतर के सर्वश्रेष्ठ स्वरूप को बाहर निकालना इसी बात पर ध्यान केंद्रित करेगा और नीचे दिए गए फार्मूले का विश्लेषण करेगा। बनो, करो, पाओ। यहां पर लेसन नंबर 6 समाप्त होता है। आपको ये कैसा लगा जरूर बताइए। अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।